सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 3। हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ देख रहे हैं। वी आर डूइंग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। उसका हमारा चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 11th का पार्ट 1 का फिजिकल वर्ड, और उसके अंदर हम लोग लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में हम लोगों ने देख लिया फ्रॉम द पेज 1 to 6 वी हैव फिनिश्ड द थिंग्स फ्रॉम up to this page. We have seen the physics, technology and society in the last lecture. We have seen the major contribution and this also major contribution we have seen in the last lecture. So आज का जो lecture है we will be starting from this page, this 6th page we are starting. So हम लोग cover up करेंगे fundamental forces of nature and so today's lecture is from 6th to 10th page हम लोग देखेंगे and here we are going to cover up. First we are going to see this technology and the scientific principle behind those technology. So we are going to see कि इसके अंदर हम लोग we are going to take a brief idea about कि technology क्या है and what is the scientific principle behind those technology. ठीक है. Then the second thing we are going to see the fundamental forces, जो हमारी 4 fundamental forces हैं. We are going to explore them, we are going to open them up. ठीक है, एक एक करके देखेंगे. तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स. So ग्रेविटेशनल फोर्स विल सी द जर्नी फ्रॉम न्यूटन टू आइंस्टाइन, कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में न्यूटन ने क्या कहा था एंड व्हाट इज द लेटेस्ट थ्योरी ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ बिन प्रपोज्ड बाय द आइंस्टाइन. देन वी आर गोइंग टू सी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो मतलब मेजर पोर्शन ऑफ आवर जो भी हम चीज़ें देखते हैं मेजर पोर्शन, तो उसके अंदर जो मेजर पार्ट होता है हमारा, right from the atoms to right from the formation of atoms or whatever the forces we are seeing apart from gravity, जितने भी मैक्रो फोर्सेस देख रहे हैं हम लोग, उस सारे के पीछे जो रीज़न होता है दैट इज़ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, बस एक यही फोर्स मैक्रो लेवल पे लगती है, बाकी ये सारी फोर्स इज़ देयर ऑन अ माइक्रो लेवल. और इसी माइक्रो लेवल की फ़ोर्स की मैनिफेस्टेशन होती है हमारी जितनी भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं, नॉर्मल फोर्सेस होती हैं, फ्रिक्शन होती है, बायंसी होती है, सरफेस टेंशन होती है, टेंशन होती है. ऑल दोज फोर्सेस आर नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. वी आर गोइंग टू सी दैट. फिर हम देखेंगे एक बिकॉज ऑफ इफ़ वी ओनली कंसिडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसकी वजह से वी कुड नॉट गेट द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियाई. तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी नहीं बनती, तो उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बनाने के लिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फोर्स की डिस्कवरी हुई. दैट इज़ व्हाट वी कॉल द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ये देखेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. देन उसी के अंदर ही एटॉमिक स्टेबिलिटी बनाने के लिए और द न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी बनाने के लिए वी हैव वन मोर फोर्स विच इज़ कॉल्ड अ वीक न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, सो ये दोनों फोर्स दे विल बी इन द न्यूक्लियर एट अ न्यूक्लियर लेवल, दे आर गोइंग टू वर्क एट अ वेरी स्मॉल, इनकी रेंज होती है. देन दिस इज़ माई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि बियॉन्ड न्यूक्लियर और फिर काफ़ी सारी फोर्सेस के ऊपर, मैक्रो फोर्सेस के ऊपर वर्क करती है, और फिर जो हमारी ग्रेविटी तो होती है दैट इज़ ऑन अ मैक्रो स्केल. फिर हम लोग 2 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखेंगे. वी सी द आइंस्टाइन कंट्रीब्यूशन towards the physics. So we'll see the theory of the Brownian movement, we'll see a theory of relativity, but we will just take a glance of it. We are not going to go deep into it, we'll just take a glance of it. Theory of Brownian movement क्या थी, theory of relativity क्या थी. Then we are going to see कि his photoelectric effect we have already seen, but we'll just take a glance of it. Then we are going to see the S. N. Bose का contribution in the statistical mechanics. ठीक है, तो जो we are studying the bosons that came from the S. N. Bose only. So we'll see those contribution by these 2 scientists. ठीक है, so this is the scope of today's lecture, right? So let's start करते हैं. पहले हम देखते हैं वी आर गोइंग टू सी द टेक्नोलॉजी एंड द साइंटिफिक प्रिंसिपल. तो हमने देखा था कि इस स्टीम इंजन, हमने एक जो हमारी टेक्नोलॉजी थी स्टीम इंजन पहले आया था, जिसकी वजह से लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेवलप हुई थी. ठीक है, बाकी सारे जितने हैं पहले साइंटिफिक प्रिंसिपल बने थे, फिर उसके बाद देन द टेक्नोलॉजी केम अप. सो सबसे पहले हमारी जो स्टीम इंजन है दैट इज़ अ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिहाइंड दैट. सो स्टीम इंजन का क्या होता है कि यू गिव द हीट एंड द हीट एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू वर्क. ठीक है, सो दैट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड द स्टीम इंजन. और रेफ्रिजरेशन जो होता है उसका अपोजिट होता है. रेफ्रिजरेशन में क्या होता है कि यू डू एन एक्सटर्नल वर्क एंड इट विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सिस्टम. ठीक है, सो दैट इज़ अपोजिट ऑफ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन. सो दे बोथ आर ऑन द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है. Second is our nuclear reactor. Nuclear reactor works on we have already seen in the last lecture कि Enrico Fermi has presented a controlled nuclear fission कि whenever unstable nucleus has been bombarded with neutron, so it got split into a bigger nucleus got split into 2 daughter nucleus. Apart from that, the huge amount of energy has been released and where the mass got converted into energy, so जिसकी वजह से huge amount of energy has been released. And उसको कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है, थ्रू द कंट्रोल लॉट्स एंड द मॉडरेटर. हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था. देन द रेडियो एंड टेलीविजन का ट्रांसमिशन वी हैव ऑलरेडी सीन कि इट इज़ बीन डन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. कौन सी रेडियो वेव्स के थ्रू होता है, रेडियो वेव्स.
तो वी हैव सीन वाई द रेडियो वेव्स, वी आर यूजिंग द रेडियो वेव्स इन द लास्ट लेक्चर. वी हैव सीन रेडियो वेव्स बिकॉज इट इज़ lesser energy, so it is not going to ionize the atoms of the humans, or it is not going to affect the humans, उनकी health को नहीं affect करता. That's why we are using this. And second thing is it is not getting absorbed in the atmosphere. Ionosphere से it got reflected, so for the large distance communication we use रेडियो वेव्स. ठीक है, कंप्यूटर के लिए वी आर यूजिंग द डिजिटल लॉजिक. डिजिटल लॉजिक इज मीन्स it's a logic with 0 and 1. There are two only, so we connect the switches के जब switch open होता है then it's a 0 situation, switch close होता है 1 situation, and with the combination of this digital logic and the boolean algebra and this flip-flop gates and all, we develop the basic of our computers. Then we have seen the laser. Laser is nothing but the stimulated emission. Last lecture में हमने उनको ने देखा था what is stimulated emission. So laser is a highly monochromatic light which has been produced by the stimulated emission of radiation. ठीक है, तो laser it's been widely used in the medical technology. It's been widely used in LiDAR. It has been widely used in detection also. So the laser technology right now it's been used. Highly monochromatic coherent light हम लोग देते हैं, and with that you get lot of practical applications. फिर हमने देखा था सुपर कंडक्टिविटी. सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, जब हम वी टेक द मटेरियल, तो इसके अंदर क्या होता है कि देयर इज़ अ चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ आर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स. ठीक है, जो बिकॉज ऑफ दैट उसके अंदर क्या होता है, एट ए लो टेम्परेचर जितना पहुंच जाते हैं दे स्टार्टेड चेंजिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो वहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लेवल की चेंज हो जाती है कि हर कोई मटेरियल होता है दैट इज़ इट इज़ हैविंग अ सम रेजिस्टेंस. तो सुपर कंडक्टिविटी का मतलब कि उस टेम्परेचर तक मटेरियल पहुँच गया जहाँ पे उसके अंदर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं बचा. रेजिस्टेंस नहीं बचा. फर्स्ट थिंग इज़ के it is not having the resistance. Second thing, it started giving the magnetic lines of force. It started generating the magnetic flux, so the magnetic forces. So this is what the superconductivity. So superconductivity, as we have seen, production of the high electromagnetic fields. Then we have seen the Newton's laws of motion. Newton's laws of motion, it is the this rocket propulsion, Newton's third law and the Newton's second law के basis पे we have got this rocket propulsion. और न्यूटन्स के लॉज क्या थे, we have 3 laws on the Newton. फर्स्ट लॉ बताता है अगर मैं इस ब्लॉक को पुश करूँ then this block is resist this push because of the inertia in the block. inertia क्या है कि the block के अंदर का जो मास है it is going to resist the motion. ठीक है, और inertia क्या होता है कि बॉडी अवॉइड द चेंज. ठीक है, बॉडी अवॉइड द चेंज. अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगी. अगर बाई चांस मेरी फोर्स इतनी ज़्यादा हो जाए जो इसका इनर्शिया ओवरकम कर दे देन इट स्टार्टेड मूविंग विद सम एक्सेलरेशन. वो हमारा फिर न्यूटन के सेकेंड लॉ ने बताया था. सेकेंड लॉ टेल्स अस अबाउट द एक्सेलरेशन. ठीक है, फिर थर्ड लॉ ने वो बताया कि जो मैं फोर्स लगाने वाला जो है इसके ऊपर क्या होगा. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फोर्स इस पे लगा रहा हूँ ब्लॉक पे, तो ब्लॉक थर्ड इस जो फोर्स लगा रहा है वो उसको क्या इम्पैक्ट होगा इस फोर्स लगाने का. सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन टोल्ड बाय द थर्ड लॉ. सो जैसे ही हमारा न्यूटन्स लॉज हम मोशन पढ़ेंगे वी आर गोइंग टू गो एंड स्टडी डीप इनटू ईच एंड एवरी लॉ. फिर हमने देखा जो हमारा इलेक्ट्रो जनरेटर है, द इलेक्ट्रिसिटी, द एसी जनरेशन जो भी होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी दैट वी आर गेटिंग इट एट होम इज़ बिकॉज ऑफ द जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर. और द लॉस, द साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड दैट इज़ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नियर द क्लोज लूप जनरेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दैट इज़ बीन डिस्कवर्ड बाय द फाराडे. देन द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर में क्या होता है, द वाटर which has been pushed down from a height. So height पे क्या होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर होती है. जैसे वो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे नीचे आती है वो डिक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. देन दैट वाटर स्टार्टेड रोटेटिंग द टर्बाइंस. ठीक है, वो टर्बाइन रोटेट करता है. फ्रॉम दैट रोटेशन ऑफ टर्बाइन वी हैव गॉट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दैट. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. पहले पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी से टर्बाइन रोटेट करता है. व्हेन द टर्बाइन इज रोटेटिंग इन द दिस जनरेटर सिस्टम then in that the electric field will be produced with. तो इसमें दो लॉ यूज़ होते हैं. एक तो ये वाला लॉ यूज़ होगा, दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और वो रोटेट करता है. और फिर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा कि उसके अंदर क्या होगा, द फ्लक्स विल बी चेंजिंग कंटिन्यूसली एंड देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस. सो बोथ द लॉस, ये दोनों लॉस मिलके वी हैव गॉट द इलेक्ट्रिसिटी.
देन द थर्ड नेक्स्ट इज द बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है हमारा कि इन द मूविंग फ्लूइड के अंदर अगर मेरी स्पीड बढ़ती है तो माई प्रेशर इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो दैट इज़ हेल्पफुल इन एयरक्राफ्ट जो हमारे कमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं और द अदर एयरक्राफ्ट होते हैं, उसकी जो फ्लाइंग में इट इज़ बिकॉज ऑफ द बर्नौलीज प्रिंसिपल। उसमें क्या होता है कि हमारे विंग्स ऐसे होते हैं ना, द विंग्स इज लाइक दिस, सो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है इट इज़ ट्रैवलिंग मोर डिस्टेंस विद द सेम टाइम, सो यहाँ पे वेलोसिटी इज़ वेरी हाई वेलोसिटी, यहाँ पे लो वेलोसिटी होती है। हाई वेलोसिटी का हमने देखा व्हेन द स्पीड इज हाई प्रेशर इज लो, सो इस लेवल पे लो प्रेशर हो जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, नीचे हाई प्रेशर है ऊपर लो प्रेशर है, सो इट इज़ गोइंग टू लिफ्ट अप। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ फोर्स विच इज़ गोइंग टू लिफ्ट अप दिस, सो दैट इज़ what our Bernoulli principle, it's been used to lift up the aircraft. ठीक है, then particle accelerator we have already seen in our last lecture. This is a cyclotron. It is the particle is getting the kick from the electrical energy और उसको राउंड हम लोग घुमाते रहते हैं because of our magnetic fields. Then we have the sonar. Sonar is the reflection of the ultrasonic waves. हमने अभी तक देखी थी कि light waves we are seeing the radio waves used for the communication, but there is one more waves which is called sound waves. Ultrasonic waves are the sound waves. ठीक है, light waves radio waves होती है light waves, ultrasonic waves are the sound waves जिसकी frequency होती है beyond our human ear that could able to hear. ठीक है, greater than 20 hertz. ठीक है, जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। देन इट ऑल्सो शोज़ द सेम प्रॉपर्टी लाइक द लाइट्स, इट गॉट रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगा अगर तो सरफेस मेरा स्मूथ होगा, रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, अगर सरफेस मेरा रफ होगा तो एब्जॉर्ब कर लेगा वो साउंड वेव्स को, इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड प्रॉपरली। सो सरफेस जितना मेरा स्मूथ होगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा, और ये एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज़ अ एकूस्टिक इम्पीडेंस, जो होता है कि जो मेरा सरफेस है उसकी डेंसिटी और वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू दैट। अगर मेरी सरफेस की डेंसिटी बहुत हाई है तो इन दैट केस मोर रिफ्लेक्शन विल बी देयर, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन विल बी देयर इफ इट्स बीन रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ सरफेस विच इज़ हैविंग अ हाई डेंसिटी। ठीक है, सो इट इज़ बीन, और अगर मेरी वेलोसिटी ऑफ साउंड भी ज़्यादा है और डेंसिटी भी ज़्यादा है, दैट मीन्स मेरा एकूस्टिक इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है, सो दैट मीन्स इट विल गेट अ स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन ज़्यादा कब होगा? जब साउंड मेरी किसी डेंस सरफेस से निकलेगी, जब मेरी साउंड किसी डेंस मटेरियल से डेंस सरफेस से निकलेगी, सो इन दैट केस देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, सो इसमें जो याद रखना है, दीज आर द साउंड वेव्स। फिर मेरा नेक्स्ट प्रिंसिपल है अल्ट्रासोनिक वेव से वी यूज़ द सोनार बेस्ड कम्युनिकेशन। देन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि हम लोग कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं इन द ऑप्टिकल फाइबर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब भी मेरी लाइट इज़ गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये वाटर से अगर मेरी एयर में जा रही है, वाटर क्या है मेरा डेंसर मीडियम और एयर क्या है मेरा लाइटर मीडियम, तो क्या होती है मेरी इंसिडेंट लाइट इट गॉट रिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम इट। ठीक है, इट गॉट रिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम इट, तो जैसे मेरी लाइट यहाँ से गई एंड इट गॉट रिफ्लेक्टेड अवे। ठीक है, फिर मैंने इसका सपोज ये वाला एंगल और बढ़ा दिया, ठीक है, और बढ़ा दिया एंगल, तो ये फिर फर्दर रिफ्लेक्ट करेगी। फिर एक लेवल पे ऐसा आएगा, एक क्रिटिकल एंगल आएगा कि ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, लाइट विल नॉट गो इनटू द दिस रेयरर मीडियम, लाइट पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होकर अंदर आनी शुरू हो जाएगी। ये जो एंगल होता है जिस पे लाइट जस्ट ग्रेस थ्रू करती है सरफेस के, विच वी कॉल अ क्रिटिकल एंगल, और इससे जो मेरा एंगल बढ़ जाएगा, क्रिटिकल एंगल से मैं एंगल बढ़ा दूंगा तो लाइट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। ठीक है, डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, इट विल नॉट गो आउट। ठीक है, लाइट कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। और ये जो लाइट में जो ये रिफ्लेक्शन आता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वेव प्रॉपर्टी कि फॉर इंस्टेंस लाइट क्या होती है, इट इज़ लाइक कमिंग लाइक दिस ना, ऐसे आ रही होती है लाइट, इट इज़ लाइक अ वेव। तो ये वाला जो पोर्शन होता है लाइट का, वो पहले टच कर जाए। अभी हम देखते हैं कि लाइट अगर ऐसे आ रही है, ठीक है, इफ द लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम और विल सी इट लाइक दिस, अगर ये मेरी लाइट ऐसे जा रही है तो ये वाला मेरा पोर्शन जो है वो पहले लाइट से टच कर जाएगा, ये वाला पोर्शन पहले मेरा सरफेस जो इनका मीडियम है, दोनों का जो डिवाइडिंग मीडियम है उस पर टच करेगा। तो जब मेरा डेंसर से रेयर जाएगा तो यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी, सो इट विल बी मूविंग लाइक दिस। ठीक है, इट विल बी मूविंग लाइक दिस, जैसे कि ये सपोज ये रॉड है, ठीक है, अब ये क्या है कि ये ऐसे समझो लाइट के दो पॉइंट्स हैं, ये वाले ऐसे समझो कि दो रॉड हैं। ठीक है, अब ये दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं फॉर इंस्टेंस इसकी स्पीड बढ़ा दूँ, एकदम इसकी स्पीड बढ़ा दूँ, तो ये रोटेट कर जाएगी ना लाइट, ये रॉड मेरी ऐसे रोटेट कर जाएगी। या फिर मैं इसकी स्पीड कम कर दूँ, तो ये स्लो हो जाएगा, तो ये आगे जाएगा, तो फिर रोटेशन हो जाएगा। या मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूँ, सो दैट इज़ व्हाट इट्स हैपन
अच्छा, जब मेरी लाइट यहाँ से जा रही होगी तो ये वाली लाइट का जो ये वाला पोर्शन है पहले टकराएगा, तो अब डेंसर से रेयरर में लाइट की स्पीड बढ़ जाती है, तो ये वाली इस वाले पोर्शन की, इधर वाले पोर्शन की स्पीड ज़्यादा होगी, इधर वाले पोर्शन की कम होगी, तो इट विल गेट बेंड दिस साइड, तो ये लाइट ऐसे ऐसे इधर बेंड कर जाएगी. सो दैट इज़ द रीज़न ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट इन वेन एवर यू आर गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर और द रेयरर टू डेंसर. ठीक है. सो एंड इन दिस केस द लाइट वेन एवर इट इज़ गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, वाटर से एयर में जा रही है, सो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम इट गॉट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड. ठीक है. अब जब ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स आएगा, सो वी आर गोइंग टू स्टडी डीप इनटू इट. फिर अब देखते हैं एक नेक्स्ट जो है, इट इज़ अ थिन फिल्म ऑप्टिकल इंटरफेरेंस. ठीक है. जब भी मेरी थिन फिल्म होती है, लाइक सोप बबल हो गया या ऑयल के पार्टिकल्स मेरे वाटर के ऊपर आ जाते हैं, तो यू विल गेट दिस सेट ऑफ मल्टी कलर थिंग्स यू विल स्टार्टेड सीइंग. ठीक है. ये जो बबल बन गया सोप बबल, यहाँ पे अगर इसको विल सी के ऐसे मल्टी कलर से बन जाते हैं. ठीक है. सो दिस मल्टी कलर इज़ नथिंग बट बिकॉज ऑफ द ऑप्टिकल इंटरफेरेंस, बिकॉज ऑफ द थिन फिल्म. तो ये क्या है, ये मेरी सोप बबल की एक थिन फिल्म बन गई ऐसे. या फिर ऑयल के, आपने देखा होगा ऑयल पड़ा रहता है वाटर के ऊपर, सो ऑन दैट ऑल्सो एज सुन एज द लाइट पासिस थ्रू इट, यू विल स्टार्टेड सीइंग डिफरेंट सेट ऑफ कलर्स, ऐसे ऐसे कलरफुल पैटर्न दिखता है आपको. सो दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ बिकॉज ऑफ टोटल इट इज़ बिकॉज ऑफ थिन फिल्म ऑप्टिकल इंटरफेरेंस की वजह से. इसमें क्या होता है, जैसी लाइट मेरी आई, एक तो लाइट मेरी यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई, दूसरी क्या गई, अंदर गई, रिफ्लेक्ट करी, और वो दूसरे वाले सरफेस से, ऑयल के एक तो पहले वाली ऊपर वाली लेयर से ही रिफ्लेक्ट कर गई, दूसरा क्या क्या पहले रिफ्लेक्ट करी अंदर, और उसके बाद फिर वहाँ से बाहर से रिफ्लेक्ट करके आई वाटर से. तो ये जो मल्टीपल मेरी जो रेज आ रही हैं, दे स्टार्टेड इंटरफेयरिंग. ठीक है. इनमें इंटरफेरेंस पैटर्न बनना शुरू करेगा, तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. बिकॉज ऑफ दैट वी आर गेटिंग दिस लाइट. ठीक है. सो अभी जैसा कि मैंने बताया कि अगेन इट्स अ डिस्क्लेमर, वी आर नॉट गोइंग डीप इनटू कि उसके पीछे क्या हो रहा है, बट वी आर गोइंग टू स्टडी, जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे देन देयर वी आर गोइंग टू स्टडी द इंटरफेरेंस पैटर्न, देन यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ये कैसे इसका इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, और फिर किस तरीके से दे गॉट अ पैटर्न ऑफ डिफरेंट कलर. बट अभी के लिए इतना समझ लो कि लाइट यहाँ से आई, एक तो लाइट इसकी डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर गई, दूसरी क्या हुई, जब भी मेरी मल्टीपल वेव्स आपस में मिलती हैं, सो उसके अंदर क्या होगा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होगा, जिसमें पैटर्न बनते हैं, या तो दे विल बी फॉर्मिंग अ कंस्ट्रक्टिव पैटर्न. ठीक है. कंस्ट्रक्टिव पैटर्न का मतलब है कि अगर ये मेरी वेव है एंड दिस अनदर वेव इज़ कमिंग, सो ये दोनों दे बोथ विल बी दे बोथ अपने हाईज दोनों के हाईज मिल जाएंगे, और डिस्ट्रक्टिव पैटर्न क्या हो गया, ये वाला. ठीक है. दोनों के, इसका हाई मिलेगा, इसका लो मिलेगा, और जो नेट पैटर्न बना देगा ब्लैक बना देगा 0. और ये दोनों अगर मेरे दोनों के हाई मिल गए, सो इट विल फॉर्म अ कंस्ट्रक्टिव पैटर्न, जो कि जिसका एम्पलीट्यूड बढ़ के आएगा. ठीक है. So that is what a interference, constructive interference and the destructive interference, we are going to study that जब हम पढ़ेंगे. तो अभी के लिए this is enough for you to understand what is this thin film optical interference. ठीक है. फिर हम देखते हैं कि मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा. ठीक है. व्हाट इज़ दिस. तो हमारा क्या था नेक्स्ट, हमारा क्या क्या बचा हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, दिस हो गया. वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने लास्ट में देख ही लिया था कि हमारे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं जितने भी जो भी, जैसे हमारा इवन द मैक्रो पार्टिकल्स, जैसे हमारी बॉडी हो गई, कार हो गई, ट्रक हो गया, दे ऑल्सो हैव द वेव नेचर, बट उनका वेव नेचर इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, बिकॉज जो फॉर्मूला होता है E=H/P. ठीक है. ये जो ये लैम्डा, सो ये जो मेरा P होता है ये इतना स्मॉल होता है, और ये H मेरा इतना स्मॉल होता है कि P मैक्रो लेवल बॉडीज़ के लिए द लैम्डा की वैल्यू इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती. बट वी हैव सीन के बिकॉज डी ब्रॉगली हैज़ गिवन दिस कॉन्सेप्ट के इवन द पार्टिकल्स हैव द डुअल नेचर. ठीक है. सो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो हैव द डुअल नेचर, एंड डुअल नेचर इट्स बीन लेटर ऑन प्रूव बाय कि उसका पार्टिकल नेचर तो हमें पता है, इसका वेव नेचर इट्स बीन प्रूव्ड बाय द डिफ्रेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन के डिफ्रेक्शन में प्रूव कर दिया था इसका वेव नेचर. ठीक है. देन वी हैव सीन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन द लास्ट 2-3 लेक्चर से हमने 2-3 बार इसको डिस्कस कर लिया. सो नेक्स्ट इज़ द मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा. फिर हम देखेंगे कॉस्मिक रेडियो वेव्स का डिटेक्शन थ्रू दिस, और मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा हमारा फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर में होता है, क्योंकि क्या होता है ना, फ्यूजन में यू नीड वेरी हाई एनर्जी. ठीक है. इतनी हाई एनर्जी को और वो हाई एनर्जी जनरेट होती है मेरी प्लाज्मा की वजह से, और उस प्लाज्मा की इतनी हाई एनर्जी होती है ना कि कोई मटेरियल ही नहीं बना कि उसको कंटेन कर पाए. जो भी आप वॉल ले रहे हो कि दैट वॉल विल मेल्ट डाउन इन द प्लाज्मा, इस प्लाज्मा में मेल्ट कर जाएगी ये वॉल. ठीक है. सो कोई मटेरियल ही नहीं बनता. तो हम क्या करते हैं, वी डू अ मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट कि एक चेम्बर में प्लाज्मा को ऐसे घुमाते हैं, एक टॉरॉइडल हम चेम्बर बनाते हैं, उसमें प्लाज्मा को घुमाते हैं कि प्लाज्मा जब इट इज़ लाइक नॉट टचिंग द वॉल्स. ठीक है. विद दिस मैग्नेटिक फील्ड्स इट इज़ रोटेटिंग इनसाइड दिस टोराइडल, इसको बोलते हैं टोराइडल शेप. इट इज़ लाइक दिस,
ये इस तरीके का होता है कि ये मेरा प्लाज्मा इसके अंदर घूम रहा है, ये दिस इज़ माई प्लाज्मा, इट इज़ मूविंग इन द टोरॉइडल फील्ड्स, ठीक है. सो टोमाहाक इज़ द टोरॉइडल चैम्बर, दिस टोरॉइडल टोकामैक इट्स अ टोरॉइडल चैम्बर. सुपर हीटेड आयनाइज गैस होती है दैट इज़ नीडेड फॉर योर न्यूक्लियर फिशन विच इज़ वेरी हाई टेम्परेचर, नो सॉलिड कंटेनर कैन कंटेन इट. सो इसके लिए वी नीड अ मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइनमेंट होता है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइनमेंट, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया एंड इट विल नॉट टच द वॉल, ठीक है, इट विल नॉट टच द वॉल. देन नेक्स्ट इज माई कॉस्मिक वेव एंड द ट्रैपिंग एंड द कूलिंग ऑफ एटम्स, ठीक है, ये दोनों देखते हैं. सो कॉस्मिक वेव्स क्या थी मेरी, दीज कॉस्मिक रेडियो वेव्स इज नथिंग बट माई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है, वेरी लॉन्ग वेवलेंथ दैट विल पास थ्रू द कॉस्मिक डस्ट, ठीक है, दैट इज़ नॉट बीन एब्जॉर्ब्ड. हमने ऑलरेडी देखा था रेडियो वेव्स ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में भी नहीं होती है एब्जॉर्ब, तो ये जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली होती हैं दैट विल नॉट बीन दैट इज़ पास थ्रू द कॉस्मिक डस्ट. दैट मीन्स कि ये इतनी लो फ्रिक्वेंसी होती है कि जितने भी मेरे सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंदर जो भी मोशन होता है या कुछ भी चेंजेस होते हैं ना, दैट इज़ बीन डिटेक्टेड बाय दिस ओनली रेडियो वेव्स. जो हम लोग जो इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन जो होता है दैट इज़ थ्रू द रेडियो वेव्स, दिस कॉस्मिक रेडियो वेव्स, ठीक है. जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होता है लाइक पल्सर और डिफरेंट गैलेक्सीज से जो भी इंफॉर्मेशन पास थ्रू हो रही है दैट इज़ थ्रू दिस कॉस्मिक रेडियो वेव्स ओनली, बिकॉज इट इज़ नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन द कॉस्मिक डस्ट. और कोई वेव और जो भी वेव्स होंगी हमारी, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे देखी थी, ऑल मोस्ट ऑफ द वेव्स गॉट एब्जॉर्ब्ड. लास्ट इज द ट्रैपिंग एंड कूलिंग एंड ट्रैपिंग ऑफ एटम्स, ठीक है. कूलिंग और ट्रैपिंग ऑफ द एटम्स करने से क्या फ़ायदा होता है कि यू विल गेट अ बेटर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, यूल गेट अ बेटर प्रॉपर्टीज़. आप हमें बिकॉज अभी हम जितना भी मटेरियल को ऑब्जर्व करते हैं इट इज़ लाइक कि उसके अंदर जो एटम्स होते हैं दैट इज़ बीन कंटिन्यूसली इन द रैंडम मोशन, कंटिन्यूसली वो मूव कर रहे होते हैं. तो अगर हम उसको टैप कर दें, कूल कर दें और उसको होल्ड कर लें एटम को, इफ़ वी टेक आउट all the thermal energy from that atom, so we'll see a different set of properties in the matter. तो एक अलग तरीके की properties निकलती हैं, those properties which is not at all available if we are not going to do those cooling and trapping. तो वो जो different set of properties होती हैं ना, that is helping in our advanced quantum technologies, like for instance ultra precise time keeping रखनी होती है हमारे, तो atomic clock के अंदर this technology we use and to develop the materials. इन द क्वांटम कंप्यूटिंग वी दिस जो नई प्रॉपर्टीज़ निकल के आती है लाइक सुपर कंडक्टिविटी और सुपर फ्लूइड, हमारा जो हीलियम निकल के आता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी दैट वी आर डूइंग. तो इसमें क्या करते हैं हम, एटम्स जो होते हैं बेसिकली दे आर एट द हाई स्पीड, थर्मल उसमें जिगलिंग हो रही होती है एटम्स में, उसको कूल डाउन करते हैं. कूल डाउन कैसे करते हैं, डॉपलर कूलिंग होता है, डॉपलर कूलिंग थ्रू लेज़र वी कूल इट डाउन, ठीक है. वी आर नॉट गोइंग इनटू इट कि व्हाट इज़ दिस, बट आई एम टेलिंग यू जस्ट एक डॉपलर कूलिंग होता है, उस लेज़र के थ्रू वी जस्ट जैसे ये जिगल कर रहा है तो इसको जस्ट होल्ड कर दिया, इसको कूल डाउन कर दिया, इसमें थर्मल एनर्जी है, इसको पहले होल्ड डाउन कर दिया फिर इसको ट्रैप करेंगे, ठीक है. इसको रिड्यूस, इसका रैंडम मोशन रिड्यूस किया, एक बार ठंडा हो गया या इसको फिर ट्रैप कर दिया इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. और ये जब मैंने ट्रैप कर दिया तो आई हैव सीन अ न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द मैटर एंड दोज प्रॉपर्टीज़ कैन बी यूज्ड इन आवर advanced quantum technologies. And advanced quantum technology means for the atomic clock we have been using those material for instance for ultra precise time keeping के लिए, और in the quantum computing also we are using this technique cooling and trapping of atoms, ठीक है. तो it is a intermediary step, और इसके बाद एक जो मेरा मटेरियल बनता है उसकी इतनी एडवांस लेवल ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इतनी चेंज हो जाती हैं दैट इज़ नॉट एट ऑल ऑब्जर्वेबल एट अ रूम टेम्परेचर और द टेम्परेचर विच इज़ देयर इन द सराउंडिंग. वो इतने लो टेम्परेचर पे जाके जब व्हेन इट्स गॉट एट सर्टेन टेम्परेचर, उसका इतना कम टेम्परेचर कर दें हम इंडिविजुअल एटम्स का कि इट विल स्टार्ट गिविंग अस अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ अ कूलिंग एंड द ट्रैपिंग ऑफ एटम्स, ठीक है. ये हमने देख लिया, वी हैव सीन दिस थिंग, ठीक है. अब हमारा ये वाला पोर्शन पूरा हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया. अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर पढ़ेंगे हम, ठीक है. ये वाला यहाँ से फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर पढ़ेंगे हम, और देन वी आर गोइंग टू स्टडी ये चारों फोर्स देखते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है. फिर विल सी द यूनिफिकेशन, और ये दोनों देखेंगे हम, सत्येंद्रनाथ बोस का कंट्रीब्यूशन एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन का कंट्रीब्यूशन, ये चारों चीज़ें हम देखेंगे अब, ठीक है. सो लेट्स बिगिन. अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर क्या क्या है, ठीक है. पहले फोर्स क्या होती है, फोर्स इज़ नथिंग बट द पुश एंड पुल, जिसकी वजह से द बॉडी इधर गेट इनटू द मोशन, और मोशन से रेस्ट पे आ जाती है, या डायरेक्शन चेंज हो जाती है, या उसकी बॉडी की डिफॉर्मेशन हो जाती है. सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स टू द फोर्स, ठीक है.
सो फोर्स इज नीडेड टू पुश और कैरी द थ्रो द ऑब्जेक्ट, डिफॉर्म द ऑब्जेक्ट और ब्रेक द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो पहले क्या थे हमारा, पहले हम एक थोड़ा ये ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं चारों फोर्सेस का, उसके बाद विल गो डीप इनटू कि जो हमारी एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। बट एनीवेज जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। हमारी चार फोर्सेस हैं जो फंडामेंटल है। वन इज़ आर ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमारा ये सेलेस्टियल बॉडीज़ को ऑपरेट कर रही हैं, से सन, मून, स्टार, एवरीथिंग। और ये यही जो हमारा जो एप्पल इज़ फॉलिंग from the tree, it has been operated, it has been controlled by the gravitational forces only, ठीक है। जितना भी सोलर सिस्टम गैलेक्सीज हैं वो सब मेरा ग्रेविटेशनल फोर्सेस पे हो रही हैं। जितना भी मेरा लार्ज स्केल फिनोमिना हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब ये तीनों फोर्स है ना मेरी, तीस थ्री, तो दिस इज माई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दिस इज हैपनिंग एट अ माइक्रो लेवल, एटॉमिक लेवल पे चलती हैं ये तीनों, ठीक है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो मैक्रो मैनिफेस्टेशन होती है वो हम अपनी जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग फोर्सेस देखते हैं ना, टेंशन हो गई, नॉर्मल हो गई, फ्रिक्शन हो गई, वो सारी इसी की यही होती है उसके पीछे की फोर्सेस ना। ऑल दोज फोर्सेस के पीछे की जितनी भी जितना भी होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन एंड द रिपल्शन ऑफ देयर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के कंस्टिट्यूएंट्स का, ठीक है। उसी वजह से ही हमारी ये सारी फोर्सेस मैक्रो में लेवल पे दिखती हैं। बट ग्रेविटी और ये हमारी तीनों लोअर लेवल पे। अब ग्रेविटी जो होती है मेरी, दैट इज़ हमने हर फोर्स जो होती है ना दैट इज़ बीन इंट्रैक्टेड थ्रू अ कैरियर, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स में अभी हमें आज तक पता नहीं लगा है, वी हैव नेवर बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूवन कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स का कैरियर कौन सा होता है, बट इट इज़ बीन सेड कि सारी फोर्सेस का कैरियर है, तो इसका भी एक कैरियर है विच इज़ कॉल्ड ग्रेविटॉन, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड ग्रेविटॉन, ग्रेविटेशनल फोर्स का। देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आती है मेरी। सो सबसे पहली जो फोर्स बनती है, सबसे पहली जो आएगी, सबसे पहले मेरा अगर हम देखें नेचर में, सबसे पहले मेरा न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है। सबसे छोटा जो होता है न्यूक्लियस होगा, पहले न्यूक्लियस बनेगा, न्यूक्लियस से फिर एटम बनेगा, फिर वो एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल बनेगा, और फिर मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल से मेरे टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से मेरे ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मेरे ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से मेरा देन योर बॉडी बनेगी, ठीक है। यही बॉडी फिर दिस विल गेट अट्रैक्टेड थ्रू अदर बॉडीज़। जब फिर इसके बाद से फिर मेरा जो भी स्टार्ट होता है दैट इज़ व्हाट माय ग्रेविटेशनल फोर्सेस स्टार्टेड कमिंग। बट सबसे छोटा किसी भी चीज़ का देखो हमारे अंदर या किसी भी ट्री के अंदर देखो, एवरीथिंग उसमें सबसे पहले जो होता है दैट इज़ व्हाट इट्स कॉल्ड द न्यूक्लियस बनता है, और न्यूक्लियस फिर एटम बनता है, और एटम के बाद ही रेस्ट ऑफ द थिंग्स काम आती है। तो जो सबसे पहली जो फोर्स होती है मेरी दैट इज़ व्हाट है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। सबसे पहली न्यूक्लियर फोर्स होती है जो कि हेल्पफुल इन एटम। सपोज ये मेरा ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन एटम के अंदर क्या होगा, सबसे पहले मेरा न्यूक्लियस बना होगा, सो दिस इज माय न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कैसे बनता है, दैट इज न्यूक्लियस का प्रोसेस क्या होता है, न्यूक्लियस इज नथिंग बट इट इज़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का क्लब टुगेदर, ये यहाँ पे इट इज़ गिविंग यू नथिंग बट द इट इज़, ये सारे क्लब टुगेदर हो रखे हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड इट इज़ फॉर्मिंग अ न्यूक्लियस, ठीक है, दैट इज़ अ न्यूक्लियस। और ये मेरा पूरा एक ऑक्सीजन एटम है, ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ये जो मेरा न्यूक्लियस बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर तो मेरे प्रोटॉन और प्रोटॉन है, और प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है। अगर इन दोनों के बीच में अगर मैं देखूँ तो देयर विल बी अ फोर्स 10⁻36 के अराउंड की फोर्स होती है इन दोनों के बीच में। और ग्रेविटी कितनी होती है, ग्रेविटी इन दोनों को होल्ड ही नहीं कर पाएगी, इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है, बट दिस इज़ अ रिपल्सिव फोर्स, ये मेरी रिपल्सिव फोर्स है, दिस माई रिपल्सिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मेरी अट्रैक्टिव होती है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स की इतनी इंटेंसिटी नहीं होती है कि इसको ओवरकम कर जाए 10⁻36। तो एक हमारी फिर नई फोर्स की डिस्कवरी हुई, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। वो जो ये फोर्स होती है वो दिस फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, प्रोटॉन पे लगती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे लगती है, और न्यूट्रॉन पे लगती है, ठीक है। और वो फोर्स जो होती है दैट इज़ बीन इंटरेक्टेड थ्रू द कैरियर विच इज़ कॉल्ड ग्लूऑन्स, ठीक है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है दैट गॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू क्वार्क्स, ठीक है। सबसे पहले क्वार्क्स बनते हैं, क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स से मेरे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बनते हैं। क्वार्क्स होते हैं मेरे सपोज हमेशा 3 या 2 से बनते हैं, 3 क्वार्क, और ये हमेशा क्वार्क जो होते हैं हमेशा कॉम्बिनेशन में रहते हैं। तो 3 क्वार्क से मेरा बनता है, अगर मेरे 2 अप क्वार्क हो गए और एक डाउन, UUD हो गया। अप क्वार्क की जो मेरा चार्ज होता है 2/3 होता है, +2/3 +2/3 -1/3, तो ये टोटल चार्ज कितना हो गया मेरा 3/3 = 1। तो +1 चार्ज मेरा बना दिया प्रोटॉन, ठीक है। अगर मेरे 2 डाउन हो जाए और एक अप हो जाए, 2 डाउन का मतलब -1/3 +2/3, ये कितना हो गया, ये तीनों कैंसिल हो गए 0, तो ये बना देता है मेरा न्यूट्रॉन। अगर मेरे 2 क्वार्क मेरे डाउन हो गए, एक क्वार्क मेरा अप हो गया, तो ये मेरा
जो फंडामेंटल पार्टिकल है उससे भी फंडामेंटल है ये, ठीक है। क्वार्क्स राइट नाउ द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, और इसमें दिखा दिया कि चार्ज इज़ लाइक नॉट द क्वांटाइज चार्ज, ठीक है। सो दिस इज फर्दर एडवांसमेंट इन द फिजिक्स। सो दिस मेक्स द प्रोटॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी दे गॉट इट फ्रॉम द क्वार्क्स। और क्वार्क्स के बीच में जो फॉर्मेशन होती है, जो क्वार्क्स को बाइंड करके करता है, दैट इज़ थ्रू द ग्लूऑन्स, ठीक है। जो इनके बीच में इंट्रैक्शन होता है, जो आपस में ज्वाइन करते हैं, देन दे मेक द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आपस में जो इंट्रैक्ट करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेज से, दैट इज़ थ्रू द ग्लूऑन्स, और उसको मेजॉन्स भी बोला जाता है, ठीक है। और दैट इज़ कॉल्ड अ मेजॉन्स ऑल्सो। सो और मेजॉन्स और बेरियॉन्स क्या होते हैं, अगर 3 क्वार्क्स मिलके बनते हैं वो बेरियॉन्स बनाते हैं, और मेजॉन्स होते हैं अगर 2 क्वार्क्स बन के मेरा 2 क्वार्क्स जब भी ज्वाइन होते हैं तो वो मेजॉन्स कहलाते हैं। और जो 3 क्वार्क से अगर मेरा कुछ बन रहा है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आर द बेरियॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मेरे 3 क्वार्क से बन रहे हैं ना, अप अप डाउन और डाउन डाउन अप, ठीक है। सो दीज आर द बेरियॉन्स। तो इस लेवल पे जाके जो मेरी फोर्सेस आती हैं, दैट इज़ माई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अभी डिटेल हम लोग बाद में देखते हैं, अभी थोड़ा जल्दी से स्किप थ्रू करते हैं क्योंकि डिटेलिंग इसकी बाद में है। I've already explained a lot of detail in this। अब इसके अंदर क्या होता है, ये तो मेरा न्यूक्लियस बन गया। अगर न्यूक्लियस ही नहीं बनेगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगी तो न्यूक्लियस ही नहीं बनेगा। न्यूक्लियस नहीं बनेगा तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ये बहुत इसी फोर्स की वजह से जो हमारा एग्जिस्टेंस है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ओनली, क्योंकि प्रोटॉन नहीं जुड़ेंगे तो वो ओवरकम नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या लगती है, दैट इज़ बिटवीन कि ये जो मेरा न्यूक्लियस है और ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जो कि एटम बनाएंगे अब, ठीक है, जो कि एटम बनाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हमारी होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द चार्ज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब यहाँ पे मेरा इसका पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये मेरा इलेक्ट्रॉन्स मेरे बाहर नेगेटिव है, तो इन दोनों से ही मेरा एटम बनेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज़ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटम। अब एटम के बाद मेरा मॉलिक्यूल बनेगा, सपोज दिस माई वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसमें 2 मेरे हाइड्रोजन एटम है और एक मेरा ऑक्सीजन एटम है नेगेटिव, और ये मेरे 2 पॉजिटिव हैं। तो अगेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज कमिंग इन। सो एटम्स भी बनाने में मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रही है, मॉलिक्यूल भी बनाने में मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रही है। और दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज फर्दर, इट इज़ द लाइट ऑल्सो, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज लाइट ऑल्सो। ऑल द केमिस्ट्री इज डिपेंडिंग ऑन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड एवरी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी फंडामेंटल है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो कैरियर होता है, दैट इज स्मॉल फोटोन। फोटोन इज द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसका ग्रेविटॉन, इसका ग्लूऑन और मेजॉन होता है, एंड इसका माई प्रोटॉन, ठीक है। और जो वीक फोर्स होती है मेरी, दैट इज़ इनसाइड द न्यूक्लियस ओनली, ये भी इनसाइड द न्यूक्लियस होती है, वेरी स्मॉल रेंज होती है। इसमें क्या होता है, मेरा प्रोटॉन इज गेट कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, ठीक है। ये एटॉमिक स्टेबिलिटी के लिए होती है कि अगर मेरा प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो द न्यूक्लियस विल बिकम अनस्टेबल। तो क्या होता है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जो मेरा फाइनल रिएक्शन में निकलते हैं, लाइक दिस न्यूट्रॉन गॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, ठीक है। और उसमें मेरे जो 2 निकलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन निकलता है। दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव, दिस इज माई बीटा पार्टिकल। सो ये एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो उनके बीच में इंट्रैक्शन होता है, दैट इज़ थ्रू बोसॉन्स, ठीक है, दैट इज़ थ्रू बोसॉन्स। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स का जो इंट्रैक्शन होता है, दैट इज़ थ्रू बोसॉन्स, दैट इज़ कॉल्ड डब्ल्यू बोसॉन एंड जेड बोसॉन, ठीक है। एंड दिस हैपन इन योर बर्निंग ऑफ द सन में जितना सन की जो भी एनर्जी आ रही है उसके अंदर की जो फोर्सेस हैं, दैट इज़ थ्रू द वीक फोर्सेस ओनली। और न्यूट्रॉनिक इंट्रैक्शन, बीटा डिके एंड द न्यूट्रॉन डिके, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वीक फोर्सेस, ठीक है। वीक फोर्सेस के अंदर बेसिकली न्यूट्रॉन गॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन और प्रोटॉन गॉट कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, दैट मेंटेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम और द न्यूक्लियस। और इसका जो इंट्रैक्शन करियर जो होता है, दैट करियर जो होता है इसका, इट इज़ द बोसॉन, डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स, ठीक है। इसके डब्ल्यू जेड बोसॉन हो गए, ग्लूऑन्स एंड मेजॉन्स हो गए, प्रोटॉन हो गया एंड द ग्रेविटॉन हो गया, ठीक है। अब हम, और ये तीनों फोर्सेस मेरी, ये वाली एंड ये वाली, ये तीनों फोर्सेस मेरी, दीज आर एट एटॉमिक एंड एट अ वेरी स्मॉल लेवल, माइक्रो लेवल, एंड दिस इज़ एट अ मैक्रो लेवल। और इस फोर्स की जो है मेरी मैक्रो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी। इस फोर्स के ही सारे मैक्रो जो भी हमारी फोर्स दिखती हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ओनली, ठीक है। और एक ये वाली जो फोर्स होती है मेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, दैट इज विल नॉट वर्क ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी सारी फोर्सेस जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो ये वाली फोर्स लगेगी मेरी ग्रेविटेशनल। इलेक्ट्रॉन यहाँ तो कंस्टिट्यूएंट है ही, चार्ज है मेरे इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगी। और यहाँ पे भी मेरी इलेक्ट्रॉन वीक फोर्स भी आती है मेरी इलेक्ट्रॉन पे, बट मेरी जो स्ट्रॉन्ग फोर्स आती है, दैट इज़ नॉट ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगती, बाकी दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स इज ओनली ऑन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब हम और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अब हम देखते हैं कि
पहले जो हमारा था अर्ली थिंकर्स एरिस्टोटल का एक व्यू था फोर्स का, पहले वो देखेंगे, फिर आइजैक न्यूटन ने उस व्यू को कैसे चेंज किया देन वो देखेंगे, फिर हमने ये वाला पोर्शन पढ़ लिया। मैक्रोस्कोपिक वर्ड में हमारी फोर्सेज होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, इस फोर्स के अलावा जितने भी मैं फोर्सेज बता रहा हूँ, मस्कुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन, बेयोंसी, विस्कस फोर्स, फोर्स ऑफ प्रेशर, दिस फ्लूइड प्रेशर, सरफेस टेंशन, वो सारी फोर्सेस के पीछे का जो पीछे जो है दैट इज़ जस्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जितनी भी मेरी फोर्सेस हैं उसका जो जितनी भी फोर्सेस हैं वो सारी इस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही मैक्रो मैनिफेस्टेशन है ये सारी फोर्सेस, मस्कुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन, बायोंसी, विस्कस फोर्स, फोर्स ऑफ प्रेशर, फ्लूइड, दीज आर ऑल द फोर्सेस। ठीक है, ये सारी फोर्सेस हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन, नॉर्मल, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन द इन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। टेंशन भी हम लोग तभी देखेंगे, एंड देन द बोयंसी एंड दिस विस्कस फोर्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन द फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में देखेंगे, एंड दिस फोर्स बिकॉज ऑफ प्रेशर दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी इन फ्लूइड्स। ये हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स जब पढ़ेंगे तब सरफेस टेंशन देखेंगे। और माइक्रोस्कोपिक डोमेन की फोर्सेस कौन कौन सी हो गई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस इन्वॉल्विंग द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दैट वी हैव सीन इट हेयर, एंड द इंटर एटॉमिक एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दैट ऑल्सो वी हैव सीन इट हेयर। ठीक है, देन स्मॉल नंबर ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं कि हमने यहाँ पे देखा कि इलास्टिक स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग फोर्स हो, जो जैसे ये होती है ना मेरी स्प्रिंग फोर्स हो गई, देन माई टेंशन हो गई, स्प्रिंग हो गई, सो ऑल दिस फोर्सेस इट इज़ नथिंग बट द नेट अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द नेबरिंग एटम्स ऑफ द स्प्रिंग्स। ठीक है, जो अनबैलेंस फोर्सेस होती है, इन दिस चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, इनकी वजह से ही, बिकॉज ऑफ दिस ओनली के सम ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बिटवीन द चार्ज न्यूट्रिएंट्स दैट इज जस्ट मैनिफेस्टिंग इन द दिस इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, सेम वे ये जो मेरी स्प्रिंग फोर्स हो गई, फ्रिक्शन फोर्स हो गई, दीज आर ऑल द डिराइव्ड फोर्स फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। 4 फंडामेंटल फोर्सेस दैट वी आर गोइंग टू सी, 4 फंडामेंटल फोर्सेस वील सी। अब उससे पहले हम लोग देखते हैं कि एरिस्टोटल का व्यू, ये वाला पेंडिंग पोर्शन रह गया, एरिस्टोटल का व्यू क्या था मेरा, और फिर आइजैक न्यूटन और गैलीलियो ने उस व्यू को कैसे सही किया था। ठीक है, एरिस्टोटल का जो मेरा व्यू था फोर्स का, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर देख रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग फोर्स के बारे में देखेंगे, व्हाट इज़ फोर्स। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी एक ब्रीफ आइडिया ले लिया, अब हम इसको प्रिसाइसली और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर में हमारी 4 फोर्सेस होती हैं, उससे पहले हम फोर्स को पढ़ते हैं। फोर्स में हमारा सबसे पहले था एरिस्टोटल का व्यू, फिर एरिस्टोटल के व्यू के बाद उसको रिफाइन किया मेरा फर्स्ट गैलीलियो ने, जो गैलीलियो ने दिया था दैट इज़ जस्ट अ क्वालिटेटिव व्यू, डिस्क्रिप्टिव व्यू दिया था, उसको क्वान्टिफाई किया, उसको मैथमेटिकल फॉर्मेशन में लेके आए मिस्टर न्यूटन। ठीक है, अब हम देखते हैं एरिस्टोटल का व्यू क्या था। एरिस्टोटल कहता था फोर्स जो है किसी भी मोशन के लिए आई नीड ए सस्टेन फोर्स। इफ़ आई एम पुशिंग दिस ब्लॉक, ठीक है, अगर मैं इस ब्लॉक को पुश कर रहा हूँ, अगर ये ब्लॉक को मोशन में रखना है तो आई हैव टू कंटिन्यूसली सप्लाई द फोर्स। ठीक है, फोर्स मैंने रोक दी, मोशन रुक जाएगा। सो फॉर हिम द मोशन फोर्स इज ऑलवेज नीडेड फॉर द सस्टेन मोशन। टू स्टॉप द मोशन यू हैव टू स्टॉप द फोर्स। ठीक है, एंड हिज सेकेंड थिंग इज कि नेचुरल स्टेट होती है वो रेस्ट होती है, नॉट द मोशन। ठीक है, ये 2 फोर्स के व्यू थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एरिस्टोटल, एंड ही कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि अगर मैं बॉल को यहाँ से थ्रो करूँ, प्रोजेक्टाइल लगा दिया मैंने, तो प्रोजेक्टाइल के ऊपर तो मेरा कंटिन्यूस फोर्स नहीं लग रहा, देन हाउ इट इज़ मूविंग। सो ही कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट थ्रू। सो जिसको कि जो पॉइंट ऑफ वर्किंग था गैलीलियो की, ठीक है, तो गैलीलियो की वर्किंग थी, ही हैज़ डन एन एक्सपेरिमेंटेशन, इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंटेशन किया था इन्होंने, कि we have already seen this inclined plane experiment by the Galileo, के in that he has shown with this experimentation के it is the friction which is stopping the motion, otherwise it will keep on moving। ठीक है, हमने inclined plane experiment ऐसे था कि ठीक है, अगर मैं बॉल यहाँ से फेंकूँ एंड द बॉल जैसे जैसे बॉल जाएगी देयर इज़ नो फ्रिक्शन, तो इट विल हैव ए टेंडेंसी टू गो अप टू द हाइट एच। ठीक है, एच से नीचे आएगी, इसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई एंड इट विल गेट फर्दर कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो ये एच से नीचे आई एंड इट विल गो अप टू द एच। ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। सेकेंड फिर इन्होंने क्या किया कि इंक्लाइन प्लेन का एंगल कम कर दिया, नाउ इट विल अगेन गो टू द एच बट इट विल गो अप टू दिस पॉइंट। अब क्या हो गया, ये वाला जो डिस्टेंस है ये बढ़ गया मेरा, ये वाला डिस्टेंस मेरा कम था, अब ये वाला डिस्टेंस इंक्लाइन प्लेन का ये वाला बढ़ गया। फिर क्या किया, फिर और इंक्लाइन को और कम कर दिया एंगल, नाउ इट विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस। फिर उन्होंने क्या किया कि इसको इंक्लाइन प्लेन का एंगल 0 कर दिया, दैट मीन्स it will never achieve the height edge, that means it will keep on, the ball will keep on moving, the ball will keep on moving for the infinite time, the ball will keep on moving for the infinite time. So that shows that the natural tendency of the motion
एक तो ये दिखा दिया कि फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, द मोशन इज़ हैपनिंग, द नेचुरल टेंडेंसी इज़ द मोशन है, रेस्ट नहीं है पहली चीज़, और मोशन हो रहा है विदाउट द एक्सटर्नल फोर्स। मोशन को रोकने के लिए यू नीड अ फोर्स, मोशन को तेज करने के लिए यू नीड अ फोर्स, मोशन को रोकने के लिए यू नीड अ फोर्स, मोशन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए यू नीड अ फोर्स। अदरवाइज जो नेचुरल टेंडेंसी है दैट इज़ अ मोशन दैट इज़ बीन एक्सप्लेन थ्रू द इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो ने थ्रू द एक्सपेरिमेंटेशन इट हैज़ प्रूव, बट न्यूटन ने देन ही क्वान्टिफाइड ऑल दोज थिंग्स इनटू हिज लॉस। सो उन्होंने कहा फोर्स चेंजेस द मोशन करती है फोर्स, ठीक है, फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द मोशन। जैसे यहाँ पे बोला था ना, फोर्स इज नीडेड फॉर द मोशन, सस्टेन मोशन, यहाँ पे जो है न्यूटन का व्यू था, देन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ओनली। या तो वो स्पीड अप करेगी ऑलरेडी मोशन बॉडी को स्पीड अप कर देगी, या मोशन की बॉडी जो ऑलरेडी मोशन में है बॉडी उसको स्लो डाउन कर देगी, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगी, ठीक है, दैट इज व्हाट द फोर्स डज। एंड फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मोशन, एग्जाम्पल वाज द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मोशन। और जो फोर्स की वैल्यू दी थी इट इज गिवन लाइक F इज इक्वल टू ma, दैट वी हैव ऑलरेडी इट्स बीन नोन टू अस बाय हार्ट, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। अब फोर्सेस देखते हैं, फोर्सेस हमारे को दो पार्ट में डिवाइड हो गई, मैक्रो एंड द माइक्रो। मैक्रो पे हमने देखी थी ग्रेविटी होती है एक, ठीक है, दैट इज माय फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल। देन अदर फोर्सेस होती हैं मस्कुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन, बुयांसी, विस्कस फोर्स, सरफेस टेंशन। सो दीज आर नथिंग बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और वो कैसे होती हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द नेबरिंग एटम्स, ठीक है। माइक्रो लेवल पे जब आएंगे, सो एवरीथिंग, एवरी सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस इज मेड अप ऑफ एटम्स ओनली। सो उस एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है वो मैनिफेस्ट होके ही ये फोर्सेस सारी बनती हैं, ठीक है। और वो जो रिपल्शन और अट्रैक्शन जो होता है वो अनबैलेंस्ड रिपल्शन और अनबैलेंस्ड सम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं बिटवीन द चार्ज कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम्स, दैट इज गिविंग यू ऑल दोस मैक्रो फोर्सेस, ठीक है। सो जो फंडामेंटल फोर्स है इन सारी फोर्सेस की, इट इज़ द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फोर्सेस। अब हम देखते हैं कि माइक्रो लेवल पे और कौन सी फोर्स है, हमने ऑलरेडी देख लिया। न्यूक्लियर फोर्स जो कि प्रोटॉन प्रोटॉन में लगती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लगती है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लगती है, ठीक है। सो दिस इज माय न्यूक्लियर फोर्सेस। और एक जो होती है मेरी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस लगती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बीटा डिके, दैट इज द फोर्स बिटवीन योर बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड योर एंटी न्यूट्रिनो। सो इन दैट दिस वीक न्यूक्लियर फोर्स हैपन्स, इट इज़ ऑल्सो हैपनिंग एट अ न्यूक्लियर लेवल, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एटॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी ये हेल्पफुल रहती है। और जो हमारे सन के अंदर जो भी एनर्जी हो रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वीक न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, बिकॉज द प्रोटॉन गेट कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, और जो न्यूट्रॉन विल कीप ऑन बम्बार्डिंग विद द helium atom and it is generating, so neutron get bombarded and it is nuclear fusion it is happening, or fission it is happening in sun because of this weak nuclear forces, ठीक है। सो हमने देख ली 4 माइक्रो लेवल की फोर्सेस। अब विल गो डीप, विल स्टडी ईच एंड एवरी फोर्स, बट उससे पहले विल सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। सो इट वॉज देयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वॉज द ही इज़ गिवन द notion of कि light is a quanta, light is made up of small particles which is called quanta, which is called photon, ठीक है। light is wave तो था, wave nature of particle तो था ही, but later on it has presented light is also made up of small quanta which is called photon, ठीक है। so it has been explained through the photoelectric effects में that thing also proved कि light is made up of small particles which is called photon। तो light is a dual nature। अब photon क्या होता है, photon is a quantum particle that is a fundamental particle for the light, ठीक है। and because of photon it has proved the wave and particle duality। wave nature light का कैसे आया, through interference, diffraction and the polarization of the light। particle nature कैसे आया, with the photoelectric effect। फोटोन का मास मेरा 0 होता है, जो इसकी एनर्जी होती है फोटोन की इज h इंटू न्यू, जितना इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और जो मोमेंटम होगी E डिवाइडेड बाय c, एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है एंड इट इज़ अ न्यूट्रल एंड अ इंडिवाइजिबल, ठीक है। इट इज़ अ न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है फोटोन पे, और इट इज़ इंडिवाइजिबल। सो दैट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ आवर फोटोन। Then he has given the theory of Brownian moment which proves the evidence of atomic picture of matter, ठीक है। उससे पहले तक ये जो atomic picture थी, we never thought of at an atom level, ठीक है। any body we never thought कि उसके जो एक fundamental level पे there some atoms and all। so atoms और molecule की जो theory थी that got proven by this Brownian motion। Brownian motion क्या होता है, that is a zigzag, suppose you've seen the dust particle that is moving in the zigzag motion जो कर रहे होते हैं ना in the gas, in the air, तो that is what a zigzag motion। तो वो कैसे होता है, बिकॉज जो एयर पार्टिकल्स होते हैं दैट इज कीप ऑन जिगलिंग, एयर पार्टिकल विल कीप ऑन जिगलिंग, जो कि कीप ऑन पुशिंग दिस डस्ट पार्टिकल, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल मेरा जिगल करता है, ठीक है। सो दैट इज बिकॉज द मॉलिकुलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ हीट, दैट मीन्स जो मेरा एयर के पार्टिकल्स हैं दैट इज मूविंग बिकॉज ऑफ काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी होती है उन पार्टिकल्स में, दैट keep on colliding with the dust particle which is also moving। so that proved the
atomic and the molecular theory, and it is a base of our statistical mechanics. ठीक है, like this. So this is your air particle और ये मेरे gas particles हैं. तो sorry, this is your dust particle and these are your air particle. ठीक है, ये keep on interacting, colliding with the dust particle. That's why the dust particle is keep on moving. Then he has given the concept of special theory of relativity. So special theory of relativity works at a very small scale and at a speed of light. ठीक है, जब भी मोशन हो रहा होता है at a very small scale like the quantum motion at atom at nuclear के लेवल पे, and a very high speed पे जब भी मोशन हो रहा होता है at a speed of light, there we have the स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. वो क्या कहती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? कि मूविंग क्लॉक, अगर क्लॉक मूव कर रही है, इट टेक्स स्लो, टाइम डायलेट कर जाता है. मूविंग क्लॉक्स टेक्स स्लो, टाइम डायलेट. सेकंड थिंग इज मूविंग ऑब्जेक्ट अपीयर शॉर्टर. ठीक है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. डायरेक्शन ऑफ मोशन में इट अपीयर शॉर्टर एंड द लेंथ कॉन्ट्रैक्ट. एंड थर्ड, इट हैज टोल्ड दैट एनर्जी इन द मास इक्विवेलेंस. ठीक है, मास कैन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. मास इज नथिंग बट अ फ्रोजन एनर्जी. ठीक है, मास इज नथिंग बट अ फ्रोजन एनर्जी. Then he has given the major theory which turn around our thinking of the gravitational force. He has given the gravity is not a force but it is a curvature of time and space. ठीक है, सो ये बॉडी, हमने ग्रेविटी क्या पढ़ते हैं कि दो मासेस जो हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं, बट इट इज़ सेइंग कि इट इज़ नॉट फोर्स, इट इज़ नॉट अ फोर्स अट्रैक्शन फोर्स. इट इज़ जस्ट कि जो हैवी पार्टिकल है, इट इज़ जस्ट डूइंग इट इज़ जस्ट क्रिएटिंग अ डिस्टर्बेंस इन द स्पेस टाइम कर्वेचर. ठीक है, ये देखो, ये इसने फैब्रिक को, स्पेस टाइम फैब्रिक को इसने डिस्टॉर्ट कर दिया ना. अब ये क्या है, ये जब जैसे ये वाला पार्टिकल इसके इन्फ्लुएंस में आएगा, इट विल स्टार्टेड रोटेटिंग हेयर. सो दैट इज़ व्हाट कि ग्रेविटेशनल इज नॉट अ फोर्स बट अ कर्वेचर इन द स्पेस एंड टाइम. ठीक है, दैट गॉट ऑल्सो प्रूव्ड विद द बेंडिंग ऑफ लाइट. बेंडिंग, दैट वील सी बेंडिंग ऑफ लाइट, दैट प्रूव कि लाइट अगर यहाँ से आ रही है तो लाइट गॉट बेंड हेयर. ठीक है, ये इसके थ्रू बेंड हो जाती है. ठीक है, लाइट गॉट बेंडिंग. सो अगर कोई स्टार मेरा यहाँ पे है, सो इट गॉट बेंड एंड इट गॉट बेंड फ्रॉम द कर्वेचर. ठीक है, सो दैट इज इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू सी another thing he has done. This is what my general theory of relativity. Then already we have studied this stimulated emission that has been proposed, that has been given by the Albert Einstein. Then he has given a derivation of Planck black body radiation. ठीक है, alternative derivation of Planck black body radiation. Black body radiation हमने देखी थी, that is the ultraviolet catastrophe, first step that led to the development of our quantum physics. जो classical से हम quantum की तरफ entry करें, that is the ultraviolet catastrophe. उसमें क्या होती है मेरी कि intensity of black body जो होती है, that is directly proportional टू माई लैम्डा रेज़्ड टू पावर 4. ठीक है, यहाँ पे ये मेरा लैम्डा है, तो जैसे जैसे मैं लैम्डा इंक्रीज़ करता जाऊँगा तो एट अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ लैम्डा, सपोज लैम्डा की वैल्यू मेरी 10 टू द पावर -15 हो गई, अब इसका रेज़्ड टू पावर 4 60 हो जाएगा. सो दैट इज़ लाइक इंटेंसिटी विल बी समवेयर इनफाइनाइट. सो इट शोज़ लाइक सम इनफाइनाइट एनर्जी. दैट इज़ व्हाट द क्लासिकल थ्योरी सेज. बट एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंटेशन हुआ कि एक लेवल के बाद जाके इट गॉट डाउन. तो दैट इज़ व्हाट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन. सो इसकी जो एक्सप्लेनेशन दी थी पहले तो प्लैंक ने दी थी कि एनर्जी इज क्वांटाइज विद हिज मैथमेटिकल फ्रेमवर्क. ही हैज़ एक्सप्लेन्ड कि कर्व ऐसा क्यों है. then the Albert Einstein has given a alternative derivation for this black body radiation, and then he has said that the universe is static, it is not moving. That has been later on proven wrong by Hubble's telescope. The Hubble expansion जो होता है हमारा कि galaxies are receding away from each other. So that has been proven wrong later on, but it was a first step in the modern cosmology. And then he is along with the working of J.C. Bose, not the J.C. Bose, S.N. Bose, he has worked on the quantum statistics of a gas of massive bosons. ठीक है, so that is along with that we are going to study. Satyendrath Bose के contribution से along with him he has studied the Bose-Einstein in the क्वांटम स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, सो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स इज़ नथिंग बट के गैस के इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, सो दे विल स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मॉलिक्यूल. एवरेज बिहेवियर स्टडी करना. ठीक है, और सारे मॉलिक्यूल्स का एक काइंड ऑफ है एवरेज बिहेवियर को स्टडी करना. ठीक है, और ऑन द जो पार्टिकल्स थे दे वर द बोसॉन्स, मैसिव बोसॉन्स. ठीक है, उनके पार्टिकल्स पे दे हैव स्टडीड. सो दैट वॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आइंस्टाइन. अब हम देखते हैं अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं पहले, फिर देन वी आर गोइंग टू सी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. Magnetic force, then we are having this weak and strong nuclear force, unification, and this S.N. Bose. I think देखते हैं we'll still have 12-13 minutes हैं अभी 1 hour में, तो देखते हैं हम कितना कर पाते हैं. अदरवाइज we'll cover up in the next lecture. ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं हम पहले.
तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज़ बाय द वर्च्यू ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज बाय द वर्च्यू ऑफ द मासेस, बाय द वर्च्यू ऑफ मासेस, एंड इट इज़ म्यूचुअली अट्रैक्शन. ठीक है, इट द फोर्स इज अट्रैक्शन होती है बाय द वर्च्यू ऑफ मासेस. इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स. जिसके पास भी अगर मास है, एवरी ऑब्जेक्ट विच हैविंग द मास, दे विल एक्सपीरियंस दिस फोर्स. ठीक है, सो दिस ग्रेविटी गवर्न्स द मोशन ऑफ द मून, सैटेलाइट, जितना भी लार्ज स्केल सेलेस्टियल टेरेस्ट्रियल जो भी जितना भी सेलेस्टियल लेवल का जो भी मेरा मोशन हो रहा है, दैट इज़ बीन कवर्ड बाय दिस ग्रेविटी ओनली. मोशन ऑफ मून, सन, this artificial satellite, earth and the planets around the sun, the bodies falling to the earth, large scale phenomena जितना भी हम लोग देखते हैं, that is because of the gravitational force. Even the star and galaxies and the cluster evolution and the formation, it is because of the gravitational force. ठीक है, gravitational force. Now we'll see कि आइंस्टाइन का व्यू था, this is not sorry, न्यूटन का व्यू था, दैट इज़ यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन ही हैज़ गिवन, दैट इज़ द फोर्स जो होती है, दैट इज़ G m1 m2 by r square. But this view got later changed by the Einstein, and it's been proven by the bending of light. तो पहले क्या था, attraction by the virtue of masses, but Newton said no, that was the Newton. ठीक है, कि by the virtue of masses there is an attraction. Then Einstein said with his general theory of relativity, it is not the force but it is a curvature of time and space. ठीक है, सो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है, इट इज़ नॉट द फोर्स बिटवीन देम, इट इज़ बिकॉज ऑफ कर्वेचर ऑफ टाइम एंड स्पेस, जिसकी वजह से मास उसका डिस्टॉर्ट कर देता है एंड देन अट्रैक्शन होती है. सपोज न्यूटन वाले केस में ये दोनों बॉडी ऐसे रखी हुई है, तो इसके ऊपर ये जो फोर्स लग रही है, इस पर अट्रैक्टिव फोर्स इधर लग रही है ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, इस पर अट्रैक्टिव फोर्स 1 लग रही है बिकॉज ऑफ 2. बट न्यूटन क्या कहता है, नो, दिस जो टाइम एंड स्पेस का कर्वेचर है, इट गॉट बेंड बिकॉज ऑफ द हैवी ऑब्जेक्ट. नाउ दिस ऑब्जेक्ट जैसे इसके इन्फ्लुएंस में आएगा, इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग. ठीक है, सो दैट इज़ what the Einstein said. That is what Einstein said. It will the force will not be there, but the curvature of space and time will be there, and it's been proved by the bending of light. Okay, suppose some star is there. ठीक है, the star की पोजीशन ये है. So from this curvature, हम लोग जो लाइट देखेंगे, हम लोग को जो लाइट दिखेगी, that seems like it is coming from here. ठीक है, but एक्चुअली में जो स्टार की पोजीशन थी ये थी, तो दैट मीन्स द लाइट गॉट बेंड फ्रॉम हेयर, लाइट गॉट ए बेंडिंग फ्रॉम हेयर बिकॉज ऑफ द स्पेस टाइम कर्वेचर. सो दैट इज द proof for Einstein general theory of relativity, that the gravity is not a force but a distortion of space and time. ठीक है, सो दैट इज आर जो डोमिनेंट व्यू है, दैट इज बाय द न्यूटन. फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर. यहाँ पे जो G है, दैट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, 6.67 इंटू 10⁻⁻11. इट शोज हाउ स्ट्रांगली द मास अट्रैक्ट ईच अदर. वैल्यू बहुत छोटी है. इट शोज हाउ स्ट्रांगली द मास अट्रैक्ट ईच अदर. इट इज responsible for all large scale phenomena, satellite, space travel, motion of celestial bodies. It is a universal force. If the object is having the mass, it is a universal. long range है, infinite पे भी अगर mass रखा हुआ है, there will be long range forces है, and it is inversely proportional to r square. और इस ये that जो carrier है इसका, it is a graviton. Through the exchange of graviton, this forces operate. Through the exchange of graviton, these forces operates. ठीक है, next देखते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, द फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है, चार्ज पार्टिकल के बीच में जो भी इंट्रैक्शन होता है, द फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है, द हेज जो मेजर इंपॉर्टेंट थिंग है, इट इज़ द चार्ज पार्टिकल. तो एवरी मैटर जो होता है, उसमें एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते ही होते हैं. ठीक है, सो now this charge particle, because of this charge particle there is electrostatic force, and this electrostatic force, it is nothing but it is 10 to the power 36 times of ग्रेविटेशन फोर्स है. ठीक है, इतनी ज़्यादा फोर्स होती है बिकॉज एंड सो ये वाली जो फोर्स है, दैट डोमिनेट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट्स ऑल द फिनोमिना एट अ एटॉमिक एट अ मॉलिकुलर लेवल. ठीक है, बड़े लेवल पे नहीं, बड़े लेवल पे हमने देखा सेलेस्टियल लेवल Fg इज डोमिनेंट. एट अ स्मॉलर एट अ एटॉमिक एट अ मॉलिकुलर लेवल वी हैव द electrostatic force which is dominant, which is 10 to the power 36 times of more stronger than Fg. ठीक है, और एटॉमिक और मॉलिकुलर लेवल पे कैसे फोर्स होती है, जितना भी स्ट्रक्चर ऑफ योर एटम से फिर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, इट इज़ ऑल डिपेंडिंग ऑन द योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. जनरेटिंग ऑफ लाइट, इट इज़ अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. केमिकल रिएक्शन जितने होते हैं, केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड डिफरेंट एटम्स. तो दैट इज़ व्हाट, बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होता है. सो दैट इज़ ऑल बिकॉज जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. देन जितनी भी थर्मल एंड द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और द अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. देन द प्रॉपर्टीज़ जितनी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती है, अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, देन मैक्रो लेवल पे यही फोर्स सारी टेंशन दिखती है,
फ्रिक्शन दिखती है, स्प्रिंग फोर्स दिखती है, नॉर्मल दिखती है, मैक्रो लेवल पे दिस ऑल फोर्सेस गॉट मैनिफेस्ट नथिंग बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। सो जितना भी एटॉमिक और मॉलिकुलर लेवल पे जितना भी डोमिनेशन होता है दैट इज़ बाय द FE इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच इज़ हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ 10 to the power 36, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वी हैव सीन इट इज़ बिकॉज ऑफ द चार्ज पार्टिकल। सो चार्ज पार्टिकल के दो चीज़ें हैं, दो तरीके की फोर्स हैं। इफ द चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी देन यू हैव द कूलम फोर्स विच इज़ Q into E। इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग देन यू हैव द फोर्स QE प्लस दिस मैग्नेटिक फोर्स QV क्रॉस P, ठीक है। देन यू हैव बोथ द फोर्स विच इज़ the term given by Lorentz, so it's the Lorentz force F is equal to QE because of stationary and because of the moving particle also। और इसके ये जो मीडिएट होती है that is through the photons, ठीक है। हमने देखा था यहाँ पे ग्रेविटॉन्स के थ्रू मीडिएट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ मीडिएटेड थ्रू फोटॉन्स के थ्रू ये मीडिएट होती है। फोटॉन्स का रेस्ट मास 0 है, सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ये भी इनफाइनाइट रेंज फोर्स है, फोर्स कैरियर्स का ये है। देन here matter we know elementary charge it is made up of this, so that's why at atomic and the molecular level this force is dominant and this forces can be attractive and repulsive, but इसकी जो magnitude है 10 to the power 36 times of Fg है। micro level it hold the atoms and molecule together, bind electrons with the nuclei of the atom, so ये इलेक्ट्रॉन को बाइंड करता है न्यूक्लियाई से, then only you will get the atom, ठीक है। और एटम मिला के मॉलिक्यूल्स बनाता है, that is again because of your electromagnetic force। so जितना भी जो मेरा एटम पे होता है एक्शन दैट इज़ जो जितना भी इस एटम लेवल पे होती है दैट इज़ नथिंग बट योर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसका जो फंडामेंटल है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देन मैक्रो लेवल पे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट और जितनी भी फोर्सेस अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। टेक रिवॉल्यूशन इट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपने जितनी भी कम्युनिकेशन देखी होंगी, रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दिस इज ऑल नथिंग बट द बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ऑप्टिक्स जितना भी है मेरा दैट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देन आई एम हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना भी डेवलपमेंट हुआ दैट इज़ बिकॉज ऑफ टेक ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। सो नेक्स्ट why again this force is not dominating on a larger scale, because the matter in itself is neutral, number of proton is equal to number of electron, so this force is 0, so that's why at a terrestrial or the celestial level we have Fg dominates at there, ठीक है, इसलिए Fg dominates करती है। and lightning is also जो एटमॉस्फेयर में फिनोमेना होता है, लाइटनिंग इज़ अ डिस्चार्ज ऑफ चार्जेस एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। सो इसका एक एग्जांपल होता है कि हाउ कुड यू एबल टू होल्ड द बुक, ठीक है, व्हेन द अर्थ इज सच ए मैसिव ऑब्जेक्ट इट इज़ हैविंग द ग्रेविटेशनल पुश ऑन द बुक, ठीक है। अगर ये फोर्स इतनी नहीं होगी, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इतनी नहीं होगी, तो यू कुड नॉट एबल टू होल्ड द बुक। आप बुक कैसे होल्ड कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ यू आर हैविंग द फ्रिक्शन बिटवीन योर पाम एंड द बुक, और वो फ्रिक्शन किस वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीन्स कि आपके जो हैंड के जो सरफेस पे जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसके और जो बुक के ऊपर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन दोनों के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है, एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज 10 to the power 36 times bigger than your gravitational force. That's why you could able to hold the book, otherwise you could not able to hold the book. If your FE अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर आ जाए ना, so your hand will your even the most strongest person जो होगा उसका भी हैंड एक फेदर के नीचे आके दब जाएगा, ठीक है। एंड यू कुड नॉट एबल टू होल्ड योर ओन वेट इट सेल्फ, बिकॉज अर्थ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होगी आपको बिल्कुल क्रम्बल डाउन कर देगी। ये तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, ग्रेविटेशनल से इतनी ज़्यादा है कि अर्थ की ग्रेविटी हमारे ऊपर बिल्कुल काम नहीं करती, ठीक है, बिल्कुल काम नहीं करती या बहुत ही मिनिमल काम करती है। एंड दैट इज़ द डोमिनेटिंग फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है, अदरवाइज विल क्रम्बल डाउन इन आवर ओन वेट। सो विल सी इट हेयर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमने ये देख लिया, चार्जेस एट रेस्ट इट इज़ कूलम्स लॉ, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, अगर दोनों चार्जेस सेम है, चार्जेस इन मोशन मैग्नेटिक इफेक्ट्स आते हैं तो हमारी मैग्नेटिक फोर्स आ जाती है लॉरेंट्स। एंड हमने देखा कि दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज़ नॉट सेपरेट फोर्स, इट इज़ अ सेम फोर्स। हमने ऑलरेडी ये यूनिफाई कर ये दैट्स अ क्वेश्चन यूनिफिकेशन। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को अलग अलग देखते थे, बट लेटर ऑन इट्स बीन यूनिफाइड बाय मैक्सवेल। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को
एज अ सेम देखने लगे थे फिर, ठीक है. दिस इज़ नॉट द डिफरेंट फोर्सेज, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द सेम थिंग. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज इनसेपरेबल फोर्सेज, दे ऑपरेट एट अ लार्जर डिस्टेंस एंड दे डोंट नीड एनी intervening medium, so it operates without medium. They are enormously strong compared to gravity, which you have already seen 10 to the power 36 times strong होती है. That's already been given. So 2 protons के बीच में जो gravitation तो electrostatic force होती है, that is 10 to the power 36 times of your gravitational force. So यही अगर हम देखें कि 2 protons के बीच में इतनी हाई फोर्स है, फिर भी 2 प्रोटॉन मेरे न्यूक्लियस के अंदर हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ बिकॉज देर इज़ वन मोर स्ट्रॉन्गर फोर्स विच इज़ कॉल्ड अ न्यूक्लियर फोर्स विच इज़ होल्डिंग दिस प्रोटॉन विच इज़ बिगर देन दिस फोर्स. इससे भी बड़ी है, तो वो फोर्स सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. सो जो मैटर है इट इज़ मोस्टली कंस्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सो दे आर मोस्टली न्यूट्रल. सो जितना भी एटॉमिक लेवल पे जो हमने देखा, एटॉमिक लेवल पे जितना भी हमारा फिनोमिना है, दैट इज़ बीन ऑपरेटेड बाय होल्डेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, डायनेमिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मैकेनिकल, थर्मल एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल. और मैक्रो लेवल की फोर्सेज हैं टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल स्प्रिंग, दैट इज़ बीन होल्ड बाय आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज. दिस इज अट्रैक्टिव एंड द रिपल्सिव फोर्स and matter is mostly neutral, so electromagnetic forces largely zero at a bigger level. Gravitational forces, that's why, dominate on the terrestrial and the atmosphere and the larger and this celestial phenomena. Atmosphere में भी हमने देखा the atoms got ionized and it got lead to the lightning. Then here we have seen how we could able to hold the book. It is because the electromagnetic force is so strong between our hand and the book, so it overcomes the gravity very easily. ठीक है, here it has been said if the electromagnetic force between the earth and our hand of the book that we have already seen. अगर यहाँ पे दिया गया है कि अगर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो स्ट्रॉन्गर मैन का भी हाथ जो होता इट विल क्रम्बल डाउन अंडर द फेदर. ठीक है, फेदर भी इतना स्ट्रांगली उस अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही होती दैट योर हैंड विल could not able to hold the feather also, and we ourselves could not able to hold our weight, will crumble down under our own weight. ठीक है, so that we have seen. अब हम देखते हैं, we'll see this portion, strong nuclear force देखते हैं. we'll see the strong nuclear force. हमने ऑलरेडी देखा कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में what is my force, it is 10 to the power 36 times of Fg. so that means इसको दोनों को कुछ ना कुछ तो बाइंड कर रहा है. अब वो बाइंड कौन कर रहा है? दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी के तो है नहीं इतनी औकात. ग्रेविटी तो वैसी बहुत छोटी है. ग्रेविटी अट्रैक्टिव फोर्स है और अट्रैक्टिव फोर्स है. एंड भाई प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ रही है दैट इज़ अ रिपल्सिव. सो अब इन दोनों को फिर भी कोई ना कोई अट्रैक्ट कर रहा है ना. सो कौन अट्रैक्ट कर रहा है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, so this proton and proton electric repulsion है इन दोनों के बीच में, that is very high and your gravity could not able to attract them, but the residual strong nuclear force holding them together, इन दोनों को hold करके because of nuclear forces है, that nuclear force is happening between proton neutron. तो जिसकी वजह से जैसे ये है ना, it is a gluons. ठीक है, it is like they are holding up like a glue, और इन दोनों के बीच में जो exchange होता है that is through mesons. ठीक है, so ये मेरे this are nothing but the gluons. So this Fn is nothing but 100 times more than your gravitational force, 100 times more than your gravitational force. So it is responsible for the stability of your nucleus. So this force is charge neutral. प्रोटॉन में भी लगती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी लगती है, और न्यूट्रॉन में भी लगती है. और इसकी रेंज जो है फोर्स की, इट इज़ 10 to the power -15. हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है, बट इसकी जो रेंज होती है दैट इज़ दिस मच ओनली, 10 to the power -15. इतनी ही रेंज के अंदर ही दिस फोर्स विल बी देयर एंड दिस फोर्स विल बी अट्रैक्टिव. एंड नो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विल बी देयर ऑन इलेक्ट्रॉन. बाकी इलेक्ट्रॉन पे सारी फोर्सेस लगती हैं. देयर विल नॉट बी एनी फोर्स ऑन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसका कैरियर क्या है मेरा? ग्लूऑन्स आर द कैरियर्स. सो दिस ग्लूऑन्स इज नथिंग बट दे ग्लू द क्वार्क्स टुगेदर. ठीक है, दे ग्लू द क्वार्क्स टुगेदर. और क्वार्क्स क्या होते हैं? वी हैव सीन दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स फॉर आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फॉर्मेशन. ठीक है, सो ये ग्लूज ही हैं जो क्वार्क्स को बाइंड करते हैं, जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बनाते हैं. बिकॉज ऑफ दीज ग्लूज ओनली आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बाइंड, और प्रोटॉन ऑल्सो बाइंड. ठीक है, सो हमने देखा कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो नहीं तो हमारा न्यूक्लियस कभी नहीं बन सकता. न्यूक्लियस नहीं बनेगा तो एटम कभी नहीं बन सकता. ठीक है, एटम नहीं बनेगा तो हमारा मैटर पॉसिबल ही नहीं है. तो कोई एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है अगर ये वाली फोर्स मेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही नहीं है, तो कोई एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो हमने क्वार्क्स देखते हैं. क्वार्क्स इज नथिंग बट द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक.
इसी से ही प्रोटॉन बनता है, न्यूक्लियर फोर्सेस आती हैं. सो दिस इज़ द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल. सो इनके कॉम्बिनेशन से ही मेरा प्रोटॉन बनता है. और ये कॉम्बिनेशन क्या है? सो यू मेरा होता है अप क्वार्क, टी होता है मेरा डाउन क्वार्क. अप क्वार्क का मेरा चार्ज होता है 2/3e प्लस डाउन क्वार्क का होता है -1/3e. तो इन तीन के कॉम्बिनेशन से, विच इज़ 3 के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं बैरियंस. ठीक है, 2 के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मेसॉन्स. तो 3 के कॉम्बिनेशन से मेरा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बनता है. प्रोटॉन कैसे बना? 2 अप क्वार्क्स है मेरे, तो +2/3 और एक डाउन क्वार्क है -1/3. ठीक है, इससे बना. और ये मेरा प्रोटॉन बन गया इससे. न्यूट्रॉन कैसे बना? एक अप क्वार्क और 2 मेरे डाउन क्वार्क. सो इट इज़ गिव मी 0 चार्ज और इट इज़ गिविंग मी 1 चार्ज. ठीक है, सो दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. क्वार्क प्लस ग्लूऑन, दोनों क्वार्क और ग्लूऑन के इंट्रैक्शन से ही मेरे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बनते हैं और इन दोनों से मेरा न्यूक्लियाई बनता है. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट आवर न्यूक्लियर फोर्सेस. ठीक है, और लास्ट एक और इंपॉर्टेंट फोर्स देखते हैं. दैट इज़ फोर्थ फंडामेंटल फोर्स, दैट इज़ अ वीक न्यूक्लियर फोर्स. एंड दिस न्यूक्लियर फोर्स इज 10 to the power दैट इज लेसर देन योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड योर न्यूक्लियर फोर्स, दैट इज 10 to the power 25 टाइम्स ऑफ योर ग्रेविटेशनल फोर्स. स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल बट लेसर देन योर न्यूक्लियर एंड योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. सो ये वाली फोर्स का क्या काम होता है ना, दे यूजली जब भी मेरा एटम अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल कब होता है कि उसके अंदर या तो न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे. ठीक है, अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं तो एटम अनस्टेबल हो जाता है. तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कन्वर्ट करता है. प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कन्वर्ट क्या हो गया? जैसे सपोज ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, यहाँ पे क्या होगा? ये अप को डाउन कन्वर्ट कर देगा. सो दैट इज़ व्हाट इट डस. ठीक है, आपको डाउन कन्वर्ट कर देगा. तो यहाँ पे आपको इसने डाउन कर दिया तो क्या हो गया? UDD हो गया ना. तो दैट इज़ व्हाट न्यूट्रॉन. सो टू कन्वर्ट प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन वी हैव दिस वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. और इसके साथ ये निकलता है यहाँ पे मेरा एक स्ट्रॉन्ग बीटा पार्टिकल. बीटा पार्टिकल इज़ नथिंग बट हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन प्लस एक एंटी न्यूट्रॉन निकलता है मेरा. ठीक है, सो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मेंटेन करते हैं दीज 2 पार्टिकल्स. एंटी न्यूट्रिनो जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मैनेज करता है. सो नाउ इसमें देखें हम कि यहाँ पे मेरा कार्बन 14 है. तो कार्बन 14 में कितने? 6 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है. अनस्टेबल है आर बिकॉज प्रोटॉन इज मोर. स्टेबिलिटी क्या होती है? जब दोनों बराबर होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मोर न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रॉन विल कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन. ठीक है, तो 1 न्यूट्रॉन विल कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन. दिस इज अ बीटा डिके, बीटा नेगेटिव डिके. यहाँ से जो मेरा निकलेगा एक एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन निकलेगा. इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा होगा दैट इज व्हाट माई वीक न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा होगा आफ्टर कन्वर्टिंग दिस वी हैव गॉट एंटी न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन बीटा नेगेटिव. ठीक है, सेम वे अगर मेरे प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, इफ़ आई एम हैविंग मोर प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन देन देयर इज अ बीटा पॉजिटिव डिके होगा. सो इज अ पॉजिट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन निकलता है, हाई वेलोसिटी एंटी इलेक्ट्रॉन निकलता है विच वी कॉल अ पॉजिट्रॉन एंड अ न्यूट्रिनो इज गोइंग टू एग्जिट. सो दिस इज व्हाट कि अगर मेरे प्रोटॉन ज़्यादा हैं सो हेयर प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कन्वर्जन हो रहा है और हेयर न्यूट्रॉन से प्रोटॉन कन्वर्जन हो रहा है. सो बेसिकली वीक न्यूक्लियर फोर्सेस वर्क इन this set of environment when we have a beta decay in our nucleus. ठीक है, so again this is having a very small range, 10 to the power -16 पे ही वर्क करता है. this is a change of quark, जैसे कि हमने देखा डाउन से अप कर दिया. its carrier molecule is W and Z bosons and Z bosons. ठीक है, these 3 W and Z bosons are its carrier particle for the forces. जैसे हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में करियर कौन सा था मेरा? फोटोन के इंट्रैक्शन से मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आती हैं. अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है मेरा? ग्लूऑन्स और मेसॉन्स. ठीक है, देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में आ गया. वीक न्यूक्लियर में क्या आ गया मेरा? W प्लस एंड W माइनस एंड Z बोसॉन. और ग्रेविटी में अभी तक नहीं पता लगा है बट वी एज्यूम के कोई ना कोई है, वी से इट अ ग्रेविटॉन. ठीक है, अभी तक ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुआ है. सो बट वी एज्यूम के बाकी तीनों के भी कोई करियर मॉलिक्यूल है, सो इसका भी कोई करियर मॉलिक्यूल होगा. वी से इट्स अ ग्रेविटॉन. सो हियर इट इज़ W प्लस W माइनस बोसॉन और Z बोसॉन. इट इज़ देयर इन द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ द सन. दिस एनर्जी इज क्वाइट प्रिडोमिनेंट देयर. न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ सन, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है, दैट लेड टू द फ्यूजन चेन रिएक्शन. एंड दिस ऑल्सो एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन. हमने देखा यहाँ पे दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन ओनली. सो दिस ऑल्सो एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन. सो एक फोर्स है जो मेरी इलेक्ट्रॉन पे नहीं वर्क करती, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, सो ये हमने देख लिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस इन द टुगेदर. इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट इनफ, सो देयर इज 100 मोर टाइम स्ट्रॉन्गर फोर्स होती है, दैट इज नथिंग बट योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. एंड इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट, जो कि इक्वली प्रोटॉन में भी लगती है, न्यूट्रॉन में भी लगती है, और सेम फोर्स
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी लगती है। न्यूक्लियर इस डायमेंशन के बराबर ही फोर्स लगती है, इसकी रेंज वेरी स्मॉल है एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ आवर न्यूक्लियाई। और इसके बाद हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के और फर्दर एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं क्वार्क्स, जो कि दे बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स वी हैव आवर proton and neutron. Then we have a weak nuclear force, that is because of the beta decay. We have seen it here. This is a beta decay, beta positive, beta negative. Here it is there, nucleus emit electron and the uncharged particle which is called a neutrino. So this neutrino and an uncharged particle, uncharged particle, this neutrino is or antineutrino, these are the uncharged particle and they emits electron also they are emitting. Okay, fast moving electrons they are emitting. The weak nuclear force is not as weak as the gravitational force which you have seen. It is 10 to the power 25 times of gravitational force, but it is there and a very small range also, 10 to the power -16. अब जो एक इसमें हमने देखी थी, एक क्वेस्ट चल रही है, दैट इज टुवर्ड द यूनिफिकेशन ऑफ आवर फोर्सेस, सारी फोर्सेस का यूनिफिकेशन, देयर इज अ क्वेस्ट गोइंग ऑन. सो यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस क्या है मेरी, वी विल सी दिस थिंग ओनली. एक बार ये और देख लेते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स की जो स्ट्रेंथ है 10 to the power -39 इनफाइनाइट रेंज. सो इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर. अगर न्यूक्लियर 1 है तो ग्रेविटेशनल फोर्स 10 to the power -39 है, इतनी छोटी है इसके सामने, न्यूक्लियर फोर्स के सामने. सो इट इज़ देयर इन ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स और इट इज़ इनफाइनाइट. वीक न्यूक्लियर फोर्स कितनी है, 10 to the power -13 टाइम्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इट इज़ देयर एट अ सब न्यूक्लियर लेवल -10 to the power 13. इट इज़ देयर एट इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, सब अटोमिक, सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर लगती है, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के ऊपर. मैंने बताया ना, यहाँ पे जो निकलते हैं इन दोनों के इंट्रैक्शन में ही ये फोर्स लगती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स. थर्ड है मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इट इज़ ऑल्सो इनफाइनाइट रेंज और सारे चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगी. देन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विच इज़ अगेन अ वेरी स्मॉल फोर्स, 10 to the power -19 तक ही इसकी रेंज होती है, बट इसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड में स्ट्रॉन्ग है ये, बट रेंज इसकी वेरी स्मॉल है. इट इज़ देयर ऑन द न्यूक्लियॉन्स एंड हेवियर एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और प्रोटॉन एंड हेवियर क्वार्क्स भी होते हैं, जिसकी वजह से हेवियर एलिमेंट्री पार्टिकल भी बनते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के. तो वी हैव नॉट स्टडी दैट्स यूनिवर्सिटी लेवल ऑफ फिजिक्स. सो उसके अंदर आप लोग देखेंगे दीज आर द हेवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर भी लगती है. नाउ एक जो क्वेश्चन चलती है दैट इज़ अ यूनिफिकेशन ऑफ दिस फोर्सेस. ठीक है, यूनिफिकेशन क्या है कि हमारे को दिस इज, यू सी दिस फिगर, इसके अंदर क्या था कि जब हमारा बिग बैंग जस्ट हुआ था तो हमारा एनवायरनमेंट इतना हीटेड अप था, इतना टेम्परेचर था, तो एट दैट जस्ट आफ्टर द बिग बैंग ये सारी फोर्सेस मेरी चारों एक ही फोर्सेस थी. ठीक है, देयर इज़ नो सेपरेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और ग्रेविटी. ये चारों फोर्सेस मेरी एक थी. फिर जैसे जैसे मेरा एटमॉस्फेयर ठंडा होता रहा, मेरी पहले ग्रेविटी अलग हो गई मेरी ये तीनों फोर्सेस से. ठीक है, पहले ग्रेविटी अलग हो गई, फिर ग्रेविटी मेरी अलग मूव करने लगी, फिर उसके बाद जाके मेरी स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अलग हुई, और फिर आगे जाके जैसे और वीक हुआ मेरी वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अलग हो गई. ठीक है, फिर ग्रेविटी में भी हमने देखा दो अलग हो गई, मेरी सेलेस्टियल ग्रेविटी एंड माई टेरेस्ट्रियल ग्रेविटी. सो अब क्या हो गया, मेरा ये यूनिफिकेशन कर दिया न्यूटन ने. और यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हमारी अलग अलग थी, पहले इलेक्ट्रिक अलग, मैग्नेटिक अलग. तो इसका भी यूनिफिकेशन कर दिया, इसका भी यूनिफिकेशन करके हमने कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अलग नहीं है, ये दोनों सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. सेम वे ग्रेविटी का भी सबसे पहले किया था आइजैक न्यूटन ने, ग्रेविटी का यूनिफिकेशन के यूनिफाइड सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स. ठीक है, दोनों सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पे भी और टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्सेस लगती हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से. He has unified this कि सेम लॉज ऑफ मोशन लगते हैं, सेम लॉज ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई ऑन बोथ द डोमेन. ठीक है, सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल ग्रेविटी ये यूनिफाई हो गई. फिर देन ऑयस्टर्ड ने जो बताया था, ही हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ कि अगर वायर है, वायर में इफ़ there is a wire and the current is there in the wire and there is a loop next to it, तो इस करंट की वजह से ये इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, इस करंट की वजह से इफ़ देयर इज़ मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है यहाँ पे, सो इस करंट की वजह से द कंपास स्टार्टेड मूविंग. सो दिस वायर इज क्रिएटिंग अ magnetic field. This wire is creating a magnetic field. So he said that because of because of electricity the magnetic force has been generated. That has been given by the Oersted. Faraday ने क्या किया था, उसका opposite कि because of the change in magnetic field electricity is being generated. So इन दोनों ने अलग अलग एक्सप्लेन किया था, फिर इन दोनों को यूनिफाई किया था, फिर इन दोनों फिनोमिना को यूनिफाई किया था कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर नॉट इंसेपरेबल, दे आर द सेम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. ठीक है, और फिर इसको एंड ऑप्टिक्स को, लाइक लाइट को यूनिफाई किया जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने. ही यूनिफाइड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स. ठीक है, उसने बोला कि तीनों चीज़ें सेम ही हैं. ऑप्टिक्स मीन्स लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज़ द सेम फिनोमिना, इट इज़ नॉट अ डिफरेंट फिनोमिना. सो तीनों फिनोमिना को यूनिफाई किया मेरा
जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। फिर 1979 में वीक न्यूक्लियर फोर्स और कॉन्सेप्ट दिया था कि वीक न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो शोड दैट कि वीक न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज़ नॉट ए सेपरेट फोर्स। ठीक है, ये दोनों भी मेरी सेम फोर्सेज हैं, दीज आर नॉट द सेपरेट फोर्सेज। तो इन दोनों का भी यूनिफिकेशन एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। देन इन 1984 विद साइमन वेंडरमीर एंड रूबिया ने, दे हैव एक्सपेरिमेंटली प्रूवन दैट वीक एंड माई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर नॉट अ सेपरेट फोर्स, सेम फोर्स। अभी तक बस इतना ही हुआ है मेरा। अभी ये इसके बाद ये दोनों का यूनिफिकेशन बचा हुआ है, एंड दिस इज़ माई थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। जब सबका यूनिफिकेशन हो जाएगा, दिस इज माई थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पॉइंट, जब सारी फोर्सेस का यूनिफिकेशन हो जाएगा, बट दैट इज स्टिल नॉट डन येट। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन रिटन। न्यूटन यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल एंड द सेलेस्टियल डोमेन फॉर द ग्रेविटेशन, and then the Oersted and Faraday, they unified electricity and magnetic, they are the same phenomena. Then Maxwell unified electromagnetism and the optics. ठीक है, then Einstein tried to unify gravity and the electromagnetism but could not able to do. But later on, after some decades, electromagnetic and the weak nuclear force got unified as a electroweak force. ठीक है, so that's all we have done, and then we'll see this light also. Here we have studied this light is also part of this unification. So we'll see कि लाइट क्या होती है. लाइट इज़ नथिंग बट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, इट इज़ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ लाइट. इसमें वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है. वेव नेचर क्या क्या शो करता है, तो इंटरफेरेंस जो होता है. ठीक है, सो सपोज दिस इज़ अ लाइट वेव नेचर मतलब इट इज़ गोइंग लाइक दिस इन द वेव नेचर. पार्टिकल नेचर मीन्स कि इट इज़ हैविंग अ फोटोन. एक क्वांटा होगा, एक पार्टिकल के तरीके के होगा. इट इज़ लाइक अ पार्टिकल एंड इज़ लाइक अ वेवलेट्स. ठीक है, सो लाइट एज अ particle and the wave nature. Wave nature क्या है, because of interference, diffraction. So these all things shows the wave nature of light. कि उसका interference है, diffraction show करता है, polarization show करता है. So that means it is having a wave characteristics. Wave characteristics है तो इसकी lambda होगी, इसकी frequency होगी and it is traveling with some speed. तो इसमें जो relationship होती है C is equal to lambda into nu. और इसका wave nature has been first proved by YDSC एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट. पार्टिकल नेचर क्या है कि वो डिस्क्रीट पैकेट से बनी हुई है. दिस लाइट इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पैकेट और उसका जो फंडामेंटल पार्टिकल है दैट इज़ अ फोटोन विच वी हैव प्रूवन थ्रू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, और हर एक जो फोटोन की एनर्जी होती है दैट इज़ जो क्वांटा एनर्जी होती है बिल्कुल छोटे सब एक इंडिविजुअल फोटोन की इज इक्वल टू एच इंटू न्यू. एच इज़ माई प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी. स्पेक्ट्रम जो है विबग्योर स्पेक्ट्रम दैट वी हैव सीन. विजिबल स्पेक्ट्रम जो है लाइट का विबग्योर दैट इज़ विजिबल वन. एंड देन इसके इधर जाएंगे तो हाई फ्रिक्वेंसी होगी, इसके इधर जाएंगे विबग्योर के इधर तो लो फ्रिक्वेंसी. हाई फ्रिक्वेंसी देन दिस स्पेक्ट्रम इज UV रेज, एक्स रेज एंड द गामा रेज. दीज आर हाई फ्रिक्वेंसी रेव, वेरी हाई एनर्जेटिक वेव्स होती हैं. इस डायरेक्शन में जाएंगे तो लो फ्रिक्वेंसी होगी, लेसर एनर्जी वेव्स लाइक इंफ्रारेड रेव्स, microwaves and the radio waves. These are the low energy waves, and that's why because of low energy we use radio waves in the communication, right? So अब हमारा वी सपोज टू डू दिस, तो कोई बात नहीं, विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. yes then that's both the contribution of his we'll see it in the next lecture. अभी तक हम लोग ठीक है इतना देख लेते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, we'll see the contribution. it is basically on the statistics, quantum statistics. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, फिर इसके बाद हमारा we'll cover up the rest of this chapter. I think नेक्स्ट में ये हमारा नेचुरल विल सी. ये इतना हो गया हमारा. वी हैव सीन अप टू हेयर. ये भी हो गया पेज, ये भी हो गया दिस पेज ऑल्सो. अब यहाँ तक हो गया हमारा. ठीक है, वी हैव सीन अप टू दिस लेवल. अब ये वाला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ फिजिकल लॉस. ये सारा देखेंगे. हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, mechanical energy conservation and how the symmetry and the conservation has been related. So these all we are going to see in the next lecture. ठीक है, और इसके एक्सरसाइजेस वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, बट नेक्स्ट जो भी हमारे चैप्टर्स होंगे लाइक यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो उसके अंदर हम लोग सारी एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, इसमें इस वाले चैप्टर के लिए विल जस्ट सी थ्रू द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, तो आज हमने विल सी एक क्विक रिव्यू. आज क्या क्या देख लिया हमने. सो वी हैव कवर्ड अप पेजेस फ्रॉम 6 to 10. इसके अंदर हमने देखा पहले साइंटिफिक प्रिंसिपल्स देखे और टेक्नोलॉजी देखी और उसके पीछे के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया.
देन वी हैव सीन द फंडामेंटल फोर्सेस, देखिए हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस, एंड फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने देखा न्यूटन से आइंस्टाइन का व्यू क्या था, पहले हमने फोर्स का एक व्यू देखा एरिस्टोटल से, न्यूटन का व्यू क्या था, और फिर हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक न्यूटन का व्यू था, फिर हमारा जो लेटेस्ट व्यू आइंस्टाइन का व्यू है, दैट इज़ व्हाट इज़ दिस व्यू दैट वी हैव सीन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस देखिए, एंड वी हैव सीन इन डेप्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा एटॉमिक एंड मॉलिकुलर लेवल पे इट इज़ ओनली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और जो मैक्रो फोर्सेस अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी हम देखते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर एग्जिस्टेंस के लिए हमारे को एक और फोर्स की ज़रूरत पड़ी, दैट इज़ अ न्यूक्लियर फोर्सेस। एंड देन वी हैव सीन द वीक, जो बीटा डीके होता है हमारा, देयर वी हैव सीन द वीक फोर्सेस। और उसके बाद हमने देखा आइंस्टाइन का कंट्रीब्यूशन, दिस एस एन बोस का कंट्रीब्यूशन, विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो ओके, ऑल राइट, थैंक यू।